आओ तो या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् ज्ञान और बुद्धि और विवेक को प्रकट करते हुए उच्चतम परिणाम प्राप्त करने की सामर्थ्य प्रदान करें। हमारी भारतीय संस्कृति है और हमारी राजस्थानी परंपरा है कि हम आए हुए अतिथियों का बहुमान करते हैं और उनके सम्मान स्वरूप पुष्प या माल्यार्पण कर अपने अंतर मन के भावों को इसके माध्यम से प्रकट करते हैं। बड़ा दुल्हन बड़ा ऐसा वाला थैंक यू। पहले तो विद्यालय परिवार की ओर से मैं आभार व्यक्त करूंगा कि अति व्यस्तता में और एक बार तो यह हो गया था कि इनको शायद कि आज गतिविधि आज रखनी भी है या नहीं, लेकिन फिर जैसे ही आग्रह किया तो तत्काल उसी इन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ और तैयार होकर आए। तो जोरदार तालियां इनके। हमें इस विद्यालय में, ये विद्यालय जैसा कि मैंने बताया, हमारा विद्यालय प्रथम चरण में पीएम श्री में चयनित हुआ है, लेकिन हम केवल शैक्षिक परिणाम को ही व्यक्तित्व के विकास में या नंबर लाने को ही व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास का एक द्योतक नहीं मानते। इसके लिए हमें विद्यालय में विभिन्न सहशैक्षिक गतिविधियां भी आयोजित करवाते हैं और उन विभिन्न सहशैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में इनका परिमार्जन हो और जो कौशल इनमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त किया गया उस कौशल को हम बाहर ला सकें। इसके लिए हम पूरे वर्ष पर्यंत प्रयासरत रहते हैं और उसी के तहत हमें विभिन्न वार्ताकारों को और विद्वान लोगों को, आप जैसे विद्वान लोगों को इस विद्यालय में आमंत्रित करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जिनसे भी हमें आग्रह करते आप जैसे विद्वानों से, तो हमारे आग्रह को सैर स्वीकार करके वो अपना समय निकाल कर हमें देते हैं। इसके लिए उन सभी का जोरदार धन्यवाद, आभार।
आज आप पधारे, तो पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य वार्ताकार श्रीमान रमेश कुमार जी साहब उद्बोधन करें और बच्चों को लाभान्वित करें। जोरदार तालियां। का मौका मिल रहा है। हमारे बीच बैठे आदरणीय प्रिंसिपल साहब, एक्चुअली मैं आपको घर की बात बताऊं कि टाइम है ही नहीं, 10-10 घंटे 12-12 घंटे तो बच्चों को पढ़ाता हूँ। कितने फोन आते हैं कि सर हमारे यहाँ मोटिवेशन करना, मैं मना कर देता हूँ, लेकिन सर का जो है ना स्नेह, और सर से भी ज्यादा इनके जो पिताजी है उनका बड़ा ऋण है मेरे ऊपर। टाइम है ही नहीं, क्योंकि अपने वो क्लास छोड़ना मैं दुनिया का सबसे बड़ा बुरा काम मानता हूँ। क्लास नहीं छोड़ता हूँ चाहे कितनी इमरजेंसी हो, बट सर का जो सर के पापा जी का जो लगाव था, तो हमारे बीच हम सब की रोजी रोटी, हम सब जो कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, वो सब आपकी वजह से पहनते हैं बेटा। सर है या चाहे प्रिंसिपल साहब है, सभी के बच्चे आपकी वजह से ही उनको एजुकेशन मिल रही है, वो पढ़ रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, परिवार चल रहा है। सबसे बड़े कर्णधार आप हैं। तो स्पेशली मैं आप कोई टॉपिक बताना चाहे तो उस टॉपिक पे बोल दूंगा बेटा। आप कहोगे भाई इस पे बोलना, उस पे बोल दूंगा। आप कहेंगे कॉमन बात करनी है, कॉमन बात कर लूंगा, और जैसा आप चाहेंगे ना वैसे ही उस तरह से मैं बात कर लूंगा। तो आप कोई चाहे भाई सर मुझे इस बात पे ज्यादा जानना है, या कोई ऐसा कोई टॉपिक पहले डिसाइड कर रखा हो किसी ने भी, प्रिंसिपल साहब ने या किसी ने, तो वो बता दे, या फिर मैं अपने हिसाब से बात कर लेता हूँ। बेटा देखो, पीएम श्री, जैसा सर ने बताया कि पीएम श्री स्कूल में सिलेक्ट होना स्कूल का ये बहुत बड़ा गर्व की बात है, क्योंकि 28 केवल जयपुर जिले में 28 ऐसे स्कूल है, जैसे आप जिस स्कूल में बैठे हो इस तरह के केवल 28 है, तो एक छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली यहाँ के जो टीचर्स है, यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब है, वाइस प्रिंसिपल साहब, ये सारे लोग डेडिकेटेड है। और डेडिकेशन का सबसे बड़ा ये उदाहरण है कि आप एक्टिविटी करते रहते हैं। लास्ट सैटरडे को आपका अलग एक्टिविटी था, ये वाला सैटरडे आपका अलग एक्टिविटी है। तो और केवल पढ़ाई नहीं, हर प्रकार से आप अच्छा कैसे कर सकते हैं उस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। पूरी तरह से जो है ना उस पर बात की जा रही है, कैसे आपकी जो अंदर की चीजें वो बाहर आ सकती है, कैसे आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। सारी दुनिया के लोग एक जैसे होते हैं बेटा, सब एक जैसे होते हैं। पूरी आप किसी भी इंसान को ले लीजिए, चाहे सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, बच्चे तो एक जैसे होते हैं। जैसे आप छोटे से बच्चे की बात कीजिए, एक बच्चा जो भी 2-4-5 महीने का है ना, वो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। सारे ना छोटे बच्चे होते हैं, वो उल्टी कर देते हैं चलती, पेंसिल से दीवार गंदी कर रहे होते हैं, चलते ही गिर जाते हैं, वॉशरूम कर देते हैं बिस्तर के अंदर। सबका बचपन एक जैसा होता है बेटा, कोई बच्चा हो सबका एक जैसा होता है। फिर आगे चल के जब बड़े होते हैं ना तो वो अलग अलग क्यों हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा ज्वलंत क्वेश्चन है कि जब सबका बचपन एक जैसा है, सारे बच्चे जो है ना चलते हुए गिर जाते हैं, दीवार पेंसिल से दीवारें गंदी करते हैं, चलते उल्टी कर देते हैं, कुछ भी सारी एक्टिविटी एक जैसे कर रहे होते हैं, तो फिर बड़े होकर अलग अलग क्यों हो जाते हैं? क्यों एक बादशाह बन जाता है? क्यों एक अपने घर चलाने के लिए भी संघर्ष कर रहा होता है? क्यों एक दुनिया को चला रहा होता है? एक दूसरा जो है ना किसी का हुक्म मान रहा होता है। कहीं ना कहीं तो एक कोई ना कोई तो रहस्य है, कोई ना कोई तो चीजें जो इसको डिफरेंट करती है, कोई अलग करती है। और वो सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या है? कि हमारे अंदर जो है ना उसको कई बार सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है ना, उसको बाहर निकाल पाए उसके लिए सही माहौल नहीं मिलता है। कई बार हम करना चाहते हैं है ना, लेकिन सही स्थितियां, सही परिस्थितियां हमें जो है ना सपोर्ट नहीं करती है। तो सर जो है ना जो इस तरह की एक्टिविटी करवा रहे हैं वो आपके इसी तरह के जो आपका जो अंदर का टैलेंट उसको बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं। उसको बाहर कैसे लाया जा सकता है? कोई बच्चा बोलने में बहुत अच्छा होता है लेकिन उसको सही मौका नहीं मिलता है। कई बच्चे जो है ना पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको कोई मोटिवेट नहीं करता है। या और कई बार कई एक्टिविटीज ऐसी होती है जो बच्चा करना चाहता है लेकिन उसको मौका नहीं मिलता है। तो ये जो डिफरेंस है ना वो यहीं से शुरू हो जाता है कि हम एक बच्चे को पूरा डेवलपमेंट करने का ना पूरा वो दे रहे हैं कि आपको जो करना है वो कीजिए। आपको पेंटिंग आती है करके दिखाइए, आपको गेम खेलना आता है खेल के दिखाइए, आप पढ़ के अच्छा कर सकते हैं पढ़ के दिखाइए, आप जो है ना अपनी बात कहना, अपनी बात को जो है ना तरीके से कहना जानते हैं तो कह के दिखाइए। इस तरह से अलग अलग सबके अलग अलग जो है ना चीजें होती है। तो सबसे बड़ी तो ये है कि आप किस में बेहतरीन कर सकते हैं बेटा, कौन सा चीज आपको जो है ना बहुत अच्छा लगता है, कौन सी चीज आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो पूरा फोकस उस पर डाल दो। आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी एक्टिविटी जो है ना बहुत अच्छी लगती है, लाइक गेम बहुत अच्छा खेलता हूं। कई सारे बच्चे जो बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल जा रहे छोटे छोटे गांवों से, तो उस पर पूरा फोकस डाल दीजिए बेटा, पूरा ईमानदारी से। क्यों? क्योंकि फिर वो कोई भी, लेकिन वो एक्टिविटी ना पॉजिटिव होनी चाहिए। कई बार
कईयों का इंटरेस्ट बड़े नेगेटिव, किसी को पीटने में होता है, नहीं होता, तो उसको क्या पीटने का धंधा खोल लेना चाहिए फिर? नहीं बेटा, है ना, वो क्रिएटिविटी वाली एक्टिविटी होनी चाहिए जो आपको आगे ले जा सके, उस पर पूरा फोकस कीजिए। सारे लोग, मैंने कहा ना, बचपन में सब एक जैसे होते हैं बेटा, सारे एक जैसे होते हैं। फिर बाकी क्यों इतना अंतर आता चला जाता है? तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कहा ना कि इंसान अपने आप को समझ ही नहीं पाता है। सबसे पहले तो आप कोई छोटे, आपने कभी सोचा है कभी एक भैंस के टक्कर लग जाती है, भैंस के मान लो किसी गाड़ी की टक्कर लग गई, कोई बहुत बड़ी सजा नहीं होती बेटा, बहुत बड़ी सजा नहीं होती है। वो ज्यादा भैंस का पैसे ले लेगा, या हो सकता है कोई तारीख पढ़ के लास्ट में कोर्ट ने कहा कि 40,000 भैंस के दे दीजिए। लेकिन इंसान कितना इंपॉर्टेंट है इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। एक बच्चा जो है ना, उसकी मां मान लो उस बच्चे को ऐसे करके नहला रही है और गलती से वो बच्चा उसके हाथ से छूट गया और ये साबित हो गया कि उसने गलती से नहीं, जानबूझ के छोड़ा है, तो पता क्या होता है? उम्र कैद होती है। एक भैंस मारने से तो फर्क पड़ा ही नहीं, इतनी बड़ी मार दी। और एक छोटा सा बच्चा जो अभी 2-4 महीने का है, वो हाथ से गलती से छूट गया तो बात अलग है। अगर ये साबित हो गया कि नहीं वो किसी की, है ना, ऐसे अनजाने में छूट गया तो बात अलग, लेकिन ये साबित हो गया कि जानबूझ के उसको छोड़ा गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको ना सजाए मौत भी दे सकता है, उम्र कैद भी दे सकता है, 6 महीने की, 6 साल की, 10 साल की जेल भी दे सकता है। इसका मतलब एक बात तो मान के चलिए कि इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके मुकाबले इंसान का वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले तो इंसान को ना अपनी खुद की वैल्यूज को समझना चाहिए, खुद के बारे में जानना चाहिए। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक बार कहते हैं कि, है ना, बाबा नानक के पास कोई इंसान गया, कभी आपने सुना भी होगा ये, है ना, और जाके बोलता है कि बाबा जी मेरे जीवन की कीमत बताइए, मुझे अपने जीवन की कीमत जाननी है, मेरे जीवन का कितना इंपॉर्टेंस है बताइए। बाबा ने आंख मूंदी और एक बेशकीमती रूबी उसको हाथ में थमा दी, बोला जाओ कीमत पता करके आओ, बेचना नहीं। वो चला गया। एक आदमी संतरे बेच रहा था, उसको ले जाके दी वो रूबी लाल, बोला इसकी कीमत बताइए। उसने कहा 1 दर्जन संतरे ले जा, ये पत्थर मेरे पास छोड़ जा। बोला नहीं, बेचने का हुक्म नहीं। आगे चला गया। एक आदमी सब्जी बेच रहा था, उसको ले जाके दी वो रूबी लाल, बोला इसकी कीमत बताइए। उसने कहा अच्छी चमक है तेरे पत्थर में, 1 बोरी आलू की ले जा, ये पत्थर मेरे पास छोड़ जा। बोला नहीं, बेचने का हुक्म नहीं। आगे चला गया। एक सोने का काम करने वाला सुनार मिल गया, उसको ले जाके दी वो रूबी लाल, वो रूबी दी, ले जाके हीरा दिया, बोला इसकी कीमत बताओ। उसने कहा 5 करोड़ रुपए अभी देता हूं, ये हीरा, ये स्टोन मेरे पास छोड़ जाओ। बोला नहीं, बेचने का हुक्म नहीं। उसने कहा 10 करोड़, 100 करोड़, 1 अरब, जितना मर्जी पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो, लेकिन ये हीरा, ये रूबी मेरे पास छोड़ जाओ। बोला नहीं, बेचने का हुक्म नहीं। आगे चला गया। एक सोने का काम, एक जौहरी मिल गया, हीरे जवाहरात का काम करने वाला जौहरी मिल गया, उसको ले जाके दी वो रूबी लाल। सबसे पहले उसने कपड़ा बिछाया, रूबी को रखा, परिक्रमा की, मत्था टेका और पूछा कहां से लाया है बेशकीमती रूबी। उसने कहा वाद विवाद का समय नहीं, आप इसकी कीमत बताओ। जौहरी बोला कीमत जानना चाहता है तो सुन, तू चाहे तो पूरी दुनिया को बेच दे, पूरी सृष्टि को बेच दे, पूरी कायनात को, पूरी धरती को बेच दे, फिर उसकी कीमत को रुपए में कन्वर्ट करवा के भी इसकी कीमत लगाना चाहेगा तो कीमत नहीं लगेगी, क्योंकि ये दुनिया की बेशकीमती रूबी है। परेशान हो गया, हैरान हो गया, रूबी को लिया, दौड़ा चला आया, गुरु नानक के चरणों में गिर गया। गुरु महाराज मेरे साथ तो ये बीती, किसी ने इसकी कीमत 1 दर्जन संतरे बताई, किसी ने 1 बोरी आलू की बताई, बताइए मेरे जीवन का मूल्य क्या है। गुरु नानक बोले जीवन का मूल्य जानना चाहता है तो सुन, तू चाहे तो अपनी जिंदगी को 1 दर्जन संतरे के भाव बेच ले, तू चाहे तो अपनी जिंदगी को 1 बोरी आलू के भाव बेच ले, और तू चाहे तो अपनी जिंदगी को इतना बेशकीमती बना ले कि दुनिया में तेरी कोई कीमत लगा न सके। ये तेरी दृष्टि, तेरी सोच पे निर्भर करता है कि तू अपने आप को देखता किस नजर से है। अगर तेरी सोच बड़ी तो तू शाहों का साथ शहंशाह, अगर तेरी सोच छोटी, हाथ में कटोरा लिया हुआ भिखारी। दुनिया का कोई धर्म बड़ा नहीं होता, दुनिया का कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, बड़ा बनाती है उसकी सोच।
हम जितना देखते हैं ना बेटा उतना ही सोच पाते हैं। इंसान बड़ा नहीं होता। मैंने कहा ना, आप चाहे कोई कलेक्टर हो, चाहे देश का पीएम हो, चाहे राजस्थान का सीएम हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे आरएएस हो, आईएएस हो, कोई हो, एक जैसे ही तो होते हैं सारे। सभी के फंक्शंस एक जैसे होते हैं। हम 10th क्लास तक तो पढ़ते ही हैं। सभी के रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र एक जैसा है, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, सर्कुलेट, सारे एक जैसे होते हैं। फिर डिफरेंस कहां आता है? सोच में आता है बेटा, इंसान की सोच में आता है। एक बच्चा जो दुनियादारी देखने लग जाता है उसका थोड़ा सा बड़ा सोच हो जाता है। एक जो थोड़ा सा सिमट के रह जाता है वो ही देखता है जो आसपास चल रहा होता है। जिसका मैंने शुरुआत किया था कि एक गांव से, एक ढाणी से 2 लोग 4 लोग जाना शुरू होते हैं, उसके बाद पूरी ढाणी एक ही चीज की तैयारी करना शुरू कर देती है, क्योंकि अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि हम लोग ना किसी और को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे आपकी क्लास में कभी कभी ऐसा होता होगा कि एक बच्चे ने आवाज करना शुरू कर दिया, टीचर नहीं है, सर नहीं है, बाहर गए हैं, एक ने आवाज करना शुरू कर दिया, पूरी क्लास ही बोलने लग जाती है, पूरी क्लास ही वैसे ही करने लग जाती है। जबकि जरूरी नहीं कि वो बच्चा जो कर रहा है वो सही है। बट हमें ये जो ना, इसको एक वर्ड देता हूं मैं, मेंटल स्लेवनेस वर्ड कहा जाता है इसको, मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी होती है हम, है ना। जैसे कई बार आप इन बच्चों में से वैसे होंगे 2 4 5 की एक दोस्ती का एक वो ग्रुप बना हुआ है, उसमें से एक बच्चा उस पूरे ग्रुप को चलाता है। होता है ऐसे, एक बच्चा थोड़ा तेज होता है, मतलब थोड़ा सा शैतान टाइप का होता है, बाकी 3 या 4 दोस्तों को वही उनका एक ग्रुप बन जाता है और वो बाकी उनके दिमाग को रन करने लग जाता है, गवर्न करने लग जाता है। वो खुद के दिमाग को यूज नहीं करते, बाकी जो लोग हैं वो उसकी बात को मानने लग जाते हैं। वो कहता है वो सही है। वो उससे पूछते 3 या 4 लोग कि यार ये काम ऐसे हो रहा है, करे कि नहीं करे। कभी कोई एक्टिविटी हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं बेटा। एक तो खुद का सोच डेवलप करो आप, बहुत जरूरी है। खुद की, जैसे किसी चीज के ऊपर बोलना है, आज मैंने कहा इस फूल के ऊपर आपको बात करनी है, तो आप खुद के विचार, भाई फूल ऐसे होते हैं, फूल इसका कलर ऐसा होता है ना, इसमें खुशबू आती है, ये जो है ना एक पॉजिटिविटी लाते हैं, ये अपने खुद के विचार किसी भी चीज के बारे में ना, अपनी खुद की गलत सही, जरूरी नहीं कि बुक्स में लिखा हो सारा सही है, सही नहीं, जरूरी नहीं बेटा। आप थोड़ा पीछे जाइए, आज से 200-150 साल पहले की जो पढ़ाई होती थी ना, उसमें यह माना जाता था कि अर्थ जो होती है ना धरती, उसके सूर्य चक्कर लगाता है। पहले ये मानते थे, आज से 150 साल, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे किसी ने और ज्यादा रिसर्च हुआ, ज्यादा का कि नहीं गलत है। अर्थ जो है ना धरती, वो सूर्य के चक्कर लगाती है। ऐसे आप कभी पढ़ना, बहुत सारे आते हैं, जैसे आप आगे पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी ऐसे ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में ऐसी थ्योरी आती है, सिद्धांत आते हैं, जिसमें पहले एक आ गया कि फलानी चीज इस चीज से मिलकर बनी हुई है, इससे ऐसे होती थी। फिर दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होती थी, ये तो ऐसे होती थी। फिर तीसरे ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होती थी, ये तो ऐसे होती थी। तो ये जो ऐसे नहीं ऐसे होती थी ना, ये वो लोग हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वो भी, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, आप एक सेल की मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पढ़ते हैं, कभी आप 9th में आई होगी कोशिका, तो उसकी मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, है ना बेटा। वो मेम्ब्रेन आपके तो क्या ज्यादा दे नहीं रहेगा, जैसे आगे पढ़ेंगे कोई भी, बहुत सारे ऐसी बातें, उसमें कई मॉडल आए। एक साइंटिस्ट ने कहा कि वो लिपिड की बनी होती है, केवल लिपिड की। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया कि लिपिड की तो होती है लेकिन 2 लेयर होती है लिपिड की, है ना, बाइलिपिड। तीसरा आया, उसने कहा कि नहीं लिपिड नहीं होता, उसके साथ प्रोटीन भी लगी होती है। चौथे ने कहा कि नहीं, है ना, एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फाइनल आता है अभी तक का, तो वो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है। वो कहता है कि प्रोटीन तो होती है लेकिन वो आप जैसे बता रहे हो वैसे नहीं होती, वो ऊपर नीचे ही नहीं होती, वो बीच में भी धसी होती है। अब आप सोचो, एक छोटी सी मेम्ब्रेन है, उसके लिए कितने लोगों ने कितनी बातें कही है। अगर उनमें से वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते ना बेटा, तो पहले वाला थ्योरम ही सब मान लेते। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी किताब में लिखा हुआ वो जरूरी नहीं है सही है, इस चीज को मान के चलना। अगर आप आंख बंद करके उनको फॉलो कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। फिर आप अपने दिमाग के तर्क करने की शक्ति को इतना डेवलप कीजिए बेटा, लॉजिकल पावर को इतना डेवलप कीजिए कि आपको, अगर आप संतुष्ट है कि हाँ ठीक है ये जो लिखा हुआ है ये सही है, मुझे सही लग रहा है, मेरा दिमाग भी ऐसा कह रहा है, तो वो सही है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है ये चीज, तो फिर उसमें पूरा अपना दिमाग बिठा दो बेटा, पूरी ताकत लगा दो। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये हुआ? क्योंकि पढ़ाई केवल अक्षरों को पढ़ना नहीं है, ये मान के चलना। एक अच्छा स्टूडेंट पता किसे कहते हैं? जिसकी इमेजिनेशन पावर बहुत तगड़ी होती है, बहुत इमेजिन करता है। जैसे आपको कभी सर ने पढ़ाया, हर्ट ही पढ़ाया, सामने हर्ट लगा हुआ है, तो हम यूं तो है ही नहीं, चलो ये मॉडल तो अपने को दिख रहा है, आपका तो अच्छा स्कूल में मॉडल बना हुआ है, लेकिन बहुत बार हम केवल डायग्राम देखते हैं बुक के अंदर बस। अब हर्ट को इमेजिन करना पड़ता है, कहां से इसमें आ रहा है, कहां जो है ना ब्लड जा रहा है, कौन सा आलिंद है, कौन सा निलय है, तो इमेजिन तो करता है दिमाग में। भाई महात्मा गांधी की फोटो ही तो देखी हमने, लेकिन जब सर ये पढ़ा रहे होते हैं महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की, तो वहां पर उनको फलाने जी मिल गए, एनी बेसेंट मिल गए, तो उस दिमाग में इमेजिन तो करता है बच्चा।
भाई पढ़ाई जो बच्चा ज्यादा इमेजिन करता है बेटा, इमेजिन समझ लो ना, कल्पना करना उसकी, जितना ज्यादा कल्पना करता है उतना इंटेलिजेंट होता है। हर चीज, हर आपकी बुक में लिखी हुई लाइन ना वो बच्चे के दिमाग में पिक्चर बनाती है। कोई सी लाइन पढ़ के देख लेना आप, अगर वो पिक्चर नहीं बना रही ना तो फिर वो फालतू की लाइन है। जैसे कभी कभी हम कोई चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सर पढ़ा रहे होते हैं, तो शुरू में 5 या 4 लाइन ऐसी आती है जिनका कोई मतलब ही नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं होता, हम पढ़ रहे होते हैं 4 या 5 लाइन की, इसमें यूं कोई मतलब ही नहीं। फिर जैसे आता है कि फलानी चीज का कारण, तो हमें लगता है ये काम की चीज है, ये क्वेश्चन है ना। तो जो बच्चा जितनी ज्यादा इमेजिन करता है बेटा, दिमाग में पिक्चर बनती, दिमाग पिक्चर बनती है हर चीज की, नहीं बनती। जैसे मैं आपको कहूं आप मम्मी, तो मम्मी तो दिमाग में आती है, मम्मी की फोटो आ जाती है ऑटोमेटिक, मम्मी अपनी अपनी मम्मी दिमाग में आई होगी, पापा तो पापा आ गए होंगे, दादा दादी दादा आ गए होंगे, दादी आ गई होंगी। मैंने कहा भैंस, तो उस समय भैंस दिमाग में आती है कि नहीं, आती है। आप देख लेना, अगर वो नहीं आ रही है आपकी किताब में पढ़ने पे, आपके दिमाग में उसकी पिक्चर नहीं बन रही है, तो काम की लाइन नहीं, फिर वो ऐसे ही लिखी हुई है। सारी लाइनों की नहीं आती, कई बार नहीं भी आती, कहीं की पिक्चर नहीं बनती, हमने पढ़ना शुरू किया पिक्चर नहीं बनी दिमाग में, है ना, नहीं बनती, तो वो ज्यादा अच्छी लाइन नहीं हो, क्योंकि बच्चा तो वही चीज एक्सेप्ट करेगा ना जो उसको अच्छी लग रही, सही लग रही है, जिसकी पिक्चर बन रही है। अब आप में जो इंटेलिजेंट बच्चा है ना, वो बहुत अच्छा इमेजिनेशन करता है, उसकी कल्पना शक्ति अच्छी बेटा, वो हर चीज को अपने दिमाग में पिक्चर की तरह लेता है। और जो जिसको अपन कह रहे हैं ना भाई, कमजोर कोई नहीं होता, एक तो मैं बता देता हूं आपको, कमजोर को तो कोई होता ही नहीं इस धरती पे। अगर आपको अपने मम्मी पापा के नंबर याद है ना बेटा, पापा के नंबर, मोबाइल नंबर याद है ना, तो ये मान लेना कि आप इंटेलिजेंट है। अगर पापा के, ताऊ जी के, चाचा के, सर के, किसी भी एक जने के आपको मोबाइल नंबर याद है, तो ये मान के चलना कि आप इंटेलिजेंट है। क्योंकि गलती ऊपर वाले से तो हो सकती है, कभी कभी जो है ना, जैसे एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री जो होती है ना बेटा, कई बार उसमें कोई साबुन गलती से खराब बन के आ जाता है, तो पता क्या करते हो, निकाल देते उसको अलग। ऐसी ईश्वर की जो फैक्ट्री, ईश्वर तो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर बेटा, वो तो पूरी दुनिया को बनाता है। अब वहां से कई बार गलती हो जाती है, जैसे कोई बच्चा है, उसका समय से पहले जन्म हो गया, या फिर जब वो माँ के गर्भ में था कोई ऐसी मेडिकल जो है ना इस तरह से हो गई, कोई ट्रेजेडी हो गई, तो कभी कभी वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो वो अलग प्रोडक्ट है। वो उसको होता है कई बार बच्चे जो जन्म से, जिसका दिमाग बहुत ज्यादा स्लो चलता है, कई बार आपने डाउन सिंड्रोम पढ़ा होगा, है ना, होता है कई बार, थोड़ा बच्चा होता है वो जन्म से होता है। लेकिन जन्म लेने के बाद में अगर मैंने कहा ना आपको अपने पापा के मोबाइल नंबर याद है ना, तो आप इंटेलिजेंट है। केवल कमी कहां है, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, आप पढ़ाई का तरीका जो है बेटा उसको समझ नहीं पा रहे, पढ़ना कैसे। हम केवल अक्षरों को पढ़ रहे होते हैं, अक्षर पढ़ के अगर आप दिमाग में पिक्चर नहीं बना पा रहे हो ना, तो कभी भी आपको उसको लाइफ टाइम याद नहीं रख पाओगे, जीवन भर याद नहीं रख पाओगे उसको। और पढ़ाई केवल यूं नहीं भाई, केवल, और एक ये भी होता है, हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि एग्जाम पास करनी है। आप सिर्फ अक्षरों को इसलिए पढ़ रहे हो ना, एग्जाम पास करनी है, तो फिर वो आपको नहीं आएंगे, वो आपको नहीं आएंगे बेटा। ये जो एजुकेशन है ना, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे आप, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पढ़ाई क्यों करता है इंसान, बताओ बेटा, पढ़ाई क्यों करता है? आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हाथ खड़ा करके, ऐसे नहीं, गुनगुन नहीं करना बेटा। हाँ बोल बेटी। अपना व्यक्तित्व निर्माण करके कुछ अच्छा कर पाए जीवन में। अपना व्यक्तित्व निर्माण करके अच्छा कर पाए। और कोई? बहुत अच्छा बोला बेटा, वेरी गुड। और कोई बच्चा? पढ़ाई क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, नौकरी लगने के लिए। आ गया ना, देखो बस यही चाहिए था मेरे को। चलो नहीं, इसको जो ऐसे होना चाहिए सर, जो भी लगे वो बोलना चाहिए। आप टीचर को ना बताओ बेटा, मैं अपने बच्चों को कभी भी नहीं पीटता हूं गलत बताने के लिए, ये मेरा सिद्धांत बेटा। नहीं, जिस दिन मैंने कहा ना भाई कल मैं परफेक्टली पूछूंगा, उसने दिन तो जरूर भाई नहीं बताया, तुम उसको हल्का सा जो है ना कभी कभी उसको धमका देता हूं। बाकी जैसे ये कॉमन पूछता हूं ना किसी को क्लास में, और बच्चा बिल्कुल ही गलत बताता है, तो भी मैं उसके लिए तालियां बजवाता हूं, तालियों से तालियां बजवाता हूं कि बताना सीखो भाई। कोई बच्चा अब ये बोल रहा है ना, बच्चा ये बिटिया बोल रही है ना, तो आज हो सकता है इन दोनों बच्चों ने बिल्कुल गलत बता दिया हो, लेकिन एक दिन सही बता देंगे बेटा। लेकिन जो बच्चा बोल ही नहीं रहा, उसका क्या करोगे आप? समाज के लिए, दुनिया के लिए, राष्ट्र के लिए खतरे। वो है ना जो बोलते ही नहीं, जवाब ही नहीं देते। भाई गलत दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? गलत दो बेटा, गलत दो। आपको जो लगे वो बताओ कि सर मुझे तो ऐसा लग रहा है। इस बच्चे को लगा पढ़ाई नौकरी के लिए होती है, गुड़िया को लगा डेवलपमेंट, अपना व्यक्तित्व विकास के लिए होती है ना। और कोई बच्चा कोई और जवाब देने में हो। चलो फिर एक लाइन, अगर नौकरी लगने के लिए पढ़ाई होती है, तो आपको लगता है क्या राहुल गांधी या फिर मुकेश अंबानी का बेटा
इनको नौकरी लगनी है क्या? उनको अपने यहाँ आके कोई ज्वाइन करनी है नौकरी यहाँ, या कहीं ज्वाइन करनी है क्या? फिर वो लोग क्यों अपने पापा से मम्मी से 5-5 साल दूर रह के अमेरिका में पढ़ रहे हैं वो लोग, जब उनको नौकरी नहीं लगनी, या उनको, है ना? इस गुड़िया का जो जवाब है बेटा वो काफी ठीक है। पढ़ाई, अगर आप नौकरी लगने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना, मैं आज ही कह देता हूं, तो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे पढ़ाई में आप। लेकिन आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको मजे आ रहे हैं उसके अंदर, वो आपको कई चीजें सिखा रही है, वो दुनियादारी सिखा रही है, व्यवहारिक ज्ञान सिखा रही है, आपको अपने बॉडी के जो है ना बेटा फंक्शंस बता रही है, आपके बॉडी के बारे में बता रही है, और कैसे बन सकता हूं उसके बारे में बता रही है, राष्ट्र का निर्माण में मेरा क्या भूमिका हो सकती है, देश के विकास में मैं क्या कर सकता हूं, वो चीज बता रही है, और वो मेरे लिए बहुत जरूरी है सीखना। अगर ये करके आप करोगे ना, तो फिर आप बेहतरीन कर पाओगे। क्योंकि ये जो लिखे हुए अक्षर है बेटा, ये बच्चे के लिए केवल अक्षर नहीं होते, बच्चे के लिए भी और पढ़ाने वाले के लिए भी, ये ईश्वर होते हैं बेटा। ये शब्द जो होते हैं ना, शब्द, ये केवल शब्द नहीं है, ये हम सर आप सबके लिए ना बेटा आराध्य है। ये सबसे बड़े ईश्वर है बेटा, क्योंकि यही हमें दुनियादारी सिखाते हैं, यही जीना सिखाते हैं, यही हमें चलना सिखाते हैं, यही दुनियादारी, दुनिया की जानकारी देते हैं, यही साइंस की करके हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अच्छा इंसान बना सकते हैं, अच्छा एक नागरिक बन सकते हैं, वो सारी चीजें सिखाती है। नौकरी लगना, मैं ये नहीं कह रहा नौकरी नहीं लगना, मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा, नौकरी भी जरूरी है ना? लेकिन पढ़ना सिर्फ नौकरी के लिए ये सही नहीं है। ऐसे आप में सारे नौकरी नहीं लगेंगे, बहुत सारे जो है बेटा वो अलग तरीके से देश की सेवा करेंगे, मतलब वो कोई अच्छी इंडस्ट्री लगाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट लाएंगे, देश को जो है ना बेटा, देश के जो लोग हैं उनका हेल्थ सही करेंगे, उनको अच्छे उत्पाद देंगे, वो भी राष्ट्र सेवा है। जैसे मैंने जो पढ़ाई की ना बेटा, वो नौकरी के लिए नहीं की, क्योंकि मैंने एक बार ईश्वर मिल गए मेरे को रास्ते में, भगवान, मैंने पूछा जी मेरे को नौकरी नहीं लगाया, पता क्या बोलते मेरे को? बोला पहले फार्म तो भर लेता। फार्म ही नहीं भरा, कभी फार्म ही नहीं भरा। क्यों? लगना ही नहीं था, बट दिमाग में ऐसे चल रहा था, ऊपर वाला जो करता अपने आप सिस्टमेटिक, कुछ ऐसे हालात बन गए कि मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और पढ़ाने में इतना मजा आने लगा, इतना कि बस मुझे लगा यही करना है अपने को। अब मेरा जो मैं मतलब एक अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रहा हूं अपने टाइम का, और मेरे साथ वाले जो मेरे से कमजोर थे वो सारे कोई साइंटिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, और मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूं। लेकिन वो मुझे अच्छा लगा बेटा, मेरे को यही इसमें मजा आता है, पढ़ाने में, आपसे बात करने में, आपसे आपके जो है ना बेटा खिलखिलाते हुए चेहरे देखकर, आपको जो बता रहा हूं उससे आप थोड़ा सा लगेगा मुझे मैं अपनी बात कह पाया, आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ, संतुष्टि मिली, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है बेटा। कभी भी किसी काम को पैसे के लिए नहीं किया बेटा। अगर पैसे के लिए मैं काम कर रहा होता तो बेटा यहां से गाड़ी लेकर यहां आपके बीच में नहीं आता तो सर से पैसे लेता। लेकिन मैंने कहा ना, ये मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूं बेटा, बहुत मजा आता है। अब जो आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आपके बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही क्रिएटिव है, और फिर इंस्टीट्यूट में आके तो और भी अच्छा लगा जब यहाँ का देखा कि इस तरह से एक्टिविटी चल रही है, सर बता रहे हैं, इस तरह से जो है ना टाइम पे वाद विवाद होता है, कभी कोई वक्ता आते हैं, कभी बच्चे जो है ना कोई मॉडल बना के लाते हैं, जो अच्छा करते हैं उनको हम मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, हर तरह से उनकी प्रतिभाओं को बाहर लाने का, तो और भी ज्यादा अच्छा लगा आने के बाद में, क्योंकि आप में क्षमता है बेटा, कैपेसिटी है। ये बच्चा एक बच्चा नहीं होता बेटा, आप जो बेटे ने, ये बच्चे नहीं है, इस देश की बहुत बड़ी अमानत है बेटा। एक बच्चा जब कोई भी किसी कारण से अगर वो टाइम से पहले धरती छोड़ के जाता है ना बेटा, तो देश के लिए अपूर्णीय क्षति होती है बेटा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो आपकी तरह, हम जैसे लोगों की तरह ही थे, और आज हिंदुस्तान इतना शक्तिशाली और इतना आराम से रह रहा है बेटा, उनमें उनका बहुत बड़ा रोल है। उन लोगों के बारे में पढ़ना कभी, जिन्होंने गुलामी देखी है बेटा। आज हम तो आजादी, आप मर्जी आई, जब हम जो कर पा रहे हैं बेटा, हमारी इच्छा हुई, सर की इच्छा हुई कि इस तरह से प्रोग्राम रखना है, इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम इंडिपेंडेंट कंट्री के नागरिक है बेटा, उसके सिटीजन है। तो देश से बड़ा तो धरती पे कुछ है ही नहीं, देश तो बहुत बड़ी चीज है, और उस देश में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। आप में से कोई, मैंने कहा ना, कोई साइंटिस्ट है, कोई आने वाले टाइम का बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर है, कोई आरएएस है, कोई आईएएस है, कोई कलेक्टर है, कोई पता नहीं क्या करेगा, कोई देश को चलाने वाला है ना, मिनिस्टर है, कोई देश को नहीं दिशा। तो हर बच्चा देश की अमानत होता है बेटा, हर बच्चा देश की धरोहर होता है, और उसकी एक्टिविटी समाज को, देश को अफेक्ट भी करती है। जब एक बच्चा अच्छा करता है बेटा, तो सबके लिए अनुकरणीय होता है, वो बाकी लोगों को अफेक्ट करता है, अच्छे से पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है, और वो अच्छा नहीं कर रहा होता है ना बेटा, तो वो बाकी सबके लिए एक गलत वो बन जाता है, गलत एग्जाम्पल बन जाता है।
तो आप ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई क्यों करें, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। पढ़ाई, अभी मैंने कहा कि नौकरी नहीं बेटा, नौकरी मैंने कहा ना, नौकरी आप लगे, लेकिन अपना खुद का डेवलपमेंट बहुत जरूरी बेटा। एक अच्छे नागरिक बनना, ये देश बड़ी उम्मीदों से आपको देख रहा है, बहुत उम्मीदों से देख रहा है बेटा। ये भी आप कभी फॉरेन में जाएंगे ना बेटा, विदेश में जाएंगे, तो अपना देश बहुत प्यारा लगेगा आपको। हम इसलिए भाग्यशाली है क्योंकि जन्म लेते ही हमें भारत की नागरिकता मिल जाती है बेटा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास है ना, जिनको देश से खदेड़ दिया गया, जो देश से बाहर रहते हैं और उनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं, वो कहीं रह ही नहीं सकते। हमें जन्मजात ही हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग, मैंने कहा ना, जैसे रोहिंग्या, कभी नाम सुना आपने? रोहिंग्या मुसलमान, एक जिनको बर्मा से, म्यांमार से धकेल दिया गया, वो बेचारे कभी कहां जाते हैं, कभी कहां जाते हैं, कभी कहां जाते हैं। उनके पास किसी देश की सिटीजनशिप नहीं है, नागरिकता नहीं है, कहां रहे वो? सोचो, हमारे पास रहने के लिए कोई घर ही नहीं रहे तो हम कहां रहेंगे? तो देश से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तो देश भाई, परिवार के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए आप बहुत अच्छे इंसान बने, बहुत आगे जाए, इसके लिए पढ़ाई जरूरी है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम जो है ना, हमारी मम्मी कह रही होती है बेटा पढ़ ले, अच्छा कर ले, टीचर कह रहे होते हैं, है ना, और एक छोटी सी ना, कई बार मतलब छोटा सा अपमान भी इंसान को कई बार आगे ले जाता है, बहुत बार होता है। एक छोटा सा, देखो मैं कैसे कभी कभी कैसे आदमी के जीवन के उद्देश्य बदल जाते हैं। छोटा सा स्टोरी सुना रहा हूं बेटा आपको। ये 2005-6 के आसपास की बात है। एक बनारस, नाम सुना होगा आपने? बनारस, काशी, वाराणसी, ये छोटे छोटे मतलब शहर है, सेम ही नाम है, पास पास में एकदम जॉइंट है सारे। क्या क्या नाम बोला मैंने? शहर के शायद नाम है या फिर ये जुड़े हुए आपस में, इस तरह से है। तो बनारस में एक लड़का होता है बेटा, गोविंद जायसवाल। अभी ध्यान सुनना, देखो आप कैसे एक बच्चे की लाइफ कैसे बदल जाती है। वो बच्चा, उसके पिता रिक्शा चलाते हैं बेटा। कैसे एक अपमान जो है इंसान को महानता की ओर ले जाता है। रिक्शा चलाते हैं और एक साधारण सा, मतलब आप सोच सकते हो रिक्शा चलाने वाले का बेटा कैसा होगा। 2 बहनें, एक का नाम ममता, एक का नाम गीता, मम्मी और पापा और बेटा, 5 लोगों का परिवार। रिक्शे उनके पास, कहते हैं कि पहले बहुत सारे थे, 20-25 रिक्शे थे। कभी आपने सुना भी होगा, ये कहानी मैं अक्सर सुनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है और जब भी सुनाता हूँ तो बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ इसको सुनाते हुए। तो 10-20-22 उनके पास रिक्शे थे। रिक्शे जानते हो, साइकिल की तरह आते हैं, जो साइकिल पेडल मार के चलाते हैं। कहते हैं उस बच्चे की मां बीमार हो गई, उसको बचाने के लिए पिता ने सब कुछ दांव पे लगा दिया, कैंसर हो गया उनको। और स्थिति ये बनी बेटा कि लास्ट में ना रिक्शे बचे ना मां बची। एक रिक्शा कोई रहा, बाकी सारे रिक्शे बिक गए इलाज में। अब वो कक्षा 6 में, उसके पिताजी जो है ना वो पढ़े लिखे नहीं थे, रिक्शा ही चलाते थे, बट वो ये जरूर जानते थे, जैसे आपके भी पिताजी हो सकता है किसी के नहीं पढ़े होंगे या दादाजी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन वो ये जरूर जानते थे कि पढ़ाई क्या होती है और पढ़ाई की कीमत क्या होती है। ये काले काले जो अक्सर हम बुक्स में देखते हैं, वो कितने बड़े हमारे लिए, कितने बड़े एग्जाम्पल बन सकते हैं, कितने बड़े हमारे जीवन को किस तरह से बदल सकते हैं, वो उसके पिता जानते थे। तो उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बढ़िया से बढ़िया वहां का जो बनारस का स्कूल था उसमें एडमिशन करा दिया। कक्षा 6 में वो बच्चा पढ़ रहा होता है। कहते हैं उसकी दोस्ती एक बहुत पैसे वाले, कोई बहुत तगड़े परिवार का बच्चा था, उससे हो गई, उस बच्चे की। और एक दिन दोनों बच्चे ना खेलते खेलते उस बच्चे के घर पे चले गए, जो पैसे वाला था ना उसके पास घर पे चला गया। दोनों बच्चे खेल रहे थे, अचानक उस घर का मालिक जिसके साथ गए थे ना, उस घर, उसके बच्चे के पिताजी आ जाते हैं। गोविंद जायसवाल 6वीं क्लास में पढ़ रहा था, उसके साथ गया हुआ था। उसने जब देखा कि उसके पापा आए तो वो उठ के प्रणाम करता है उनको। प्रणाम करने के बाद में बैठ जाता है। वो जो घर के मालिक थे, उस बच्चे के पिता थे, वो पूछते कि बेटा क्या नाम आपका? बोला मेरा नाम गोविंद है। बेटा पूरा नाम क्या है? बोला गोविंद जायसवाल है। अच्छा कहाँ रहते हैं बेटा आप? बोला मैं फला जगह, हमारे उधर रहे। नहीं, बोला आप पूरा बताओ कि आपका कौन सा कॉलोनी है, कौन सा सेक्टर है, पापा जी आपका कौन सा बिजनेस करते हैं, कौन सा नौकरी है उनके पास, किस सर्विस में है। तो 6वीं क्लास का बच्चा, उसको ज्यादा घुमा फिरा के बात करना नहीं आता है, नहीं आता था उस समय। उसने सीधा बोल दिया सपाट कि जी मेरे पिताजी जो है ना वो कोई नौकरी नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, वो तो सिंपली रिक्शा चलाते हैं जी, और ना हमारी कोई कॉलोनी है ना कोई सेक्टर है, हम तो गंदी बस्ती में रहते हैं, कच्ची बस्ती में रहते हैं। अब ये बात ना उस इंसान को बहुत बुरी लगी, क्योंकि उसके जहन में ही बैठा हुआ था, आज हमारे भी बैठे हुए बेटा ये बात,
कि जो लोग कच्ची बस्ती में, गंदी बस्ती में रहते हैं, वो लोग ज्यादा अच्छे नहीं होते, वो क्रिमिनल टाइप के होते हैं, वो गलत चीजें सीखते हैं या गलत चीजें सिखाते हैं या गलत चीजें करते हैं, वो बीड़ी पीते हैं या गलत बातें। तो सेम उसके दिमाग में भी ऐसे ही बैठा हुआ था। तो सबसे पहले तो उसने अपने बेटे को डांटा कि बेटा आपको केवल यही बच्चा मिला क्या क्लास में दोस्ती करने के लिए। अब बड़ी गलती और क्या कर दी, गोविंद जायसवाल को भी डांट दिया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे से दोस्ती करने की, आया कैसे तू मेरे घर पे और इसके साथ ही बैठा कैसे और दोस्ती कैसे की तूने। क्योंकि उसके दिमाग में ये बातें मैंने कहा ना बैठी हुई थी कि जो दबे कुचले लोग होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, वो ज्यादा अच्छा नहीं सिखा सकते किसी को। तो बहुत बुरी तरह से उसको डांट दिया और फाइनली ऐसे कहा कि उठ यहां से और बाहर निकल यहां से। इसके बाद में दोबारा कभी मेरे बच्चे के साथ नजर आ गया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। एक 6वीं क्लास का बच्चा ज्यादा नहीं जानता कि अपमान क्या होता है, सम्मान क्या होता है, इज्जत क्या होती है, लेकिन इतना जरूर जानता है बेटा, चाहे बच्चा 2 महीने का हो, 6 महीने का हो, कि आप उससे लाड प्यार कर रहे हैं, आप उससे नफरत कर रहे हैं, इतना जरूर जानता हूं। 2-6 महीने का बच्चा भी जानने लग जाता है। आप उससे ना बड़े प्रेम से बोलेंगे खुश हो जाता हूं, आप थोड़ा सा गुस्से से देखेंगे नाराज हो जाता हूं। तो 6वीं क्लास के बच्चे को ज्यादा ये आता नहीं था कि प्यार, सम्मान, इज्जत क्या होती है, बट इतना जरूर जानता था कि गलत था ये जो हुआ, वो सीधा निकलता बेटा। और कच्ची बस्ती में जाके एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसके साथ पास में जाके पूछता, अंकल मैं किसी काम से मेरे दोस्त के यहाँ गया था और मेरे साथ इस तरह की घटना हो गई, ये समझ में नहीं आया मेरे, क्या गणित है, क्या कहानी है। उस इंसान ने समझाया कि वो लोग पैसे वाले हैं, वो अपने आप को बहुत स्टेटस वाला मानते हैं और हम लोग गरीब है, दबे कुचले हैं, तो उनकी और हमारी बराबरी नहीं हो सकती, आपको वहां जाना ही नहीं था। लेकिन वो 6वीं क्लास का बच्चा फिर से एक क्वेश्चन करता है कि अंकल कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि मैं भी उन जैसा बन जाऊं या उनसे भी बेहतरीन बन जाऊं। तो उस आदमी ने कहा कि इसके लिए तो फिर आपको बहुत बड़ी नौकरी लगनी पड़ेगी, क्योंकि बनारस में आप इतना बड़ा, जिस घर में आप जाके आए हो ना, उतने बड़े घर बनाने के लिए जगह लेना, घर बनाना, इतना बड़ा बंगलो खड़ा करना ना, उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए और उसके लिए छोटी मोटी नौकरी से नहीं होगा, आपको बहुत सैलरी मिलेगी तो ही आप कर पाएंगे। तो उस बच्चे ने फिर पलट के क्वेश्चन किया, अंकल उस नौकरी का नाम बता दो ना प्लीज, कौन सी नौकरी होती है ऐसी। तो उस आदमी ने कहा कि जितना मैं जानता हूं, जितना मैं पढ़ा लिखा हूं, उसके हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नौकरी होती है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जहां से लोग कलेक्टर बनते हैं। उस बच्चे ने उस इंसान के मुंह पे कह दिया, अंकल मुझे नहीं पता IAS क्या होते हैं, मुझे नहीं पता कलेक्टर क्या होते हैं, बट इतना वायदा मैं आपसे कर रहा हूं कि जिंदगी में अगर कुछ बनूंगा ना, IAS बनूंगा। एक 6वीं क्लास का बच्चा वहां एक भीषण प्रतिज्ञा करता है कि अंकल एक कसम अपने आप से ले रहा हूं मैं और एक वायदा आपके साथ कर रहा हूं, जिंदगी में अगर नौकरी लगूंगा तो IAS बनूंगा, IAS से नीचे नहीं बनूंगा। वो बच्चा 6वीं से 12वीं में आया, दोनों बहनें, उनकी शादी हो गई, ममता और गीता, उनकी कोई ठीक ठाक परिवार में शादी हो गई। वो दोनों बहनें भी अपने भाई को बहुत सपोर्ट करती थी। अब उनके पास कहीं से थोड़ा पैसा आ गया तो भैया को भेज देती, भैया आप ये कर लेना, भैया जूते पहन लेना, भैया कपड़े खरीद लेना, भैया नाश्ता कर लेना, ऐसे करके। अब वो जैसे ही 12वीं क्लास में थोड़ा बड़ा हुआ, 12वीं क्लास में आया, तो किसी ने कहा कि IAS बनने के लिए तैयारी दिल्ली में होती है। तो उसने पापा से कहा, पापा मुझे ना दिल्ली लेके चलो आप, मुझे वहां जाके पढ़ना है, वहां अच्छा माहौल है, वहां लोग IAS की, UPSC की तैयारी करते हैं। बोला ठीक है बेटा चल लेते हैं। कहते हैं उसके पापा के पास कोई जमीन का टुकड़ा था, 30,000 रुपए में उस जमीन के टुकड़े, गांव में कहीं था, उसको बेच के रिक्शा उठा के और एक अनजान डगर पे, अनजान राह पे, पिता रिक्शा चला रहे, बेटा पीछे बैठा और चल पड़े दिल्ली की ओर। दिल्ली जाते हैं, वहां जाके कच्ची बस्ती में कच्चा सा घर बनाते हैं। गोविंद जायसवाल ने कहा कि मेरे पापा ना वो कारीगर बनते हैं, मैं मजदूर बनता हूं, दोनों मिलके आसियाना एक घरौंदा बनाते हैं और वहां मैं पढ़ना शुरू कर देता हूं। एक घटना ऐसी हुई जिसने फिर से उसके जीवन को झकझोर के रख दिया। शाम का टाइम था, गोविंद जायसवाल ने पापा से कहा कि पापा मुझे 50 रुपए चाहिए, कुछ नोट्स लाने हैं, कुछ बुक्स लानी है। बोला ठीक है बेटा कल दे दूंगा। गोविंद जायसवाल ने पापा से 50 रुपए मांग लिए, लेकिन उसके पापा को उस समय बहुत जबरदस्त वाला बुखार था। लेकिन पापा के दिमाग में भी बड़ा एक जुनून हावी था कि मुझे अपने बेटे को जो है ना कभी कमजोर नहीं बनाना है। तो सिंपली उन्होंने, बुखार था फिर भी इतना कहा, बेटा कल दूंगा, कल दोपहर बाद में आपको पैसा दे दूंगा। रात भर उसके पिता बुखार से तड़पते हैं बेटा, पूरी रात बुखार हो रही होती है। सुबह जल्दी उठते हैं, रिक्शा निकालते हैं और निकल पड़ते बेटा दिल्ली की सड़कों पर अपने बेटे को 50 रुपए कमा कर देने के लिए। दिन भर रिक्शा चलाता है एक बुखार से पीड़ित पिता, अपने बेटे को 50 रुपए देने के लिए दिन भर रिक्शा चलाता है बेटा। और बदकिस्मती देखी उस इंसान की, उस दिन
बरसात और होती दिल्ली के अंदर, एक बुखार से तड़पता पिता बरसात में भी अपने बेटे के 50 रुपए के इंतजाम के लिए रिक्शा चलाता है, और शाम को जो भी 150 रुपए कमा के लाता है आवाज लगाता है कि बेटा गोविंद। बोला हाँ पापा 50 रुपए ले जा। कहते कि गोविंद जायसवाल ने जब 50 रुपए लिए ना बेटा और पापा को देखा तो उसके पैरों की जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके पापा बुखार से तड़प रहे थे बहुत बुरी तरह से। उनका पूरा जो बॉडी है वो एकदम गीला था और वो यूं थर 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 कांप रहे थे। 50 रुपए का वो नोट पिता से लेते हो और जाके पूरे रात भर रोते हैं। गोविंद जायसवाल कहते हैं मैं पूरी रात भर रोया, उस कभी तो उस नोट को देखता, कभी पापा को बारे में सोचता कि कैसे रिक्शा चला गया यार। कम से कम मुझे मेरे पापा एक बार ये कहते थे कि मेरे को बुखार है, मेरी तबीयत खराब है, तो शायद मैं वो पैसा नहीं मांगता। कितना बड़ा त्याग उस इंसान का। रात भर पूरी रात कभी नोट कभी पापा, कभी नोट कभी पापा, उस गीले नोट को बार बार देखते, कभी पापा को याद करते, पूरी रात भर रोते रहे। और कहते सुबह 4 बजे उठे, डेली वाली जो डायरी थी वो निकालते और उसमें 2 लाइनें लिखी जो बाद में मीडिया को बताई उन्होंने। जब वो आईएएस बने उसके बाद उन्होंने मीडिया को दिखाई, बोला मैंने उस रात ये 2 लाइनें लिख ली थी कि ये खामोश जिंदगी हमें जीने न देगी यारो, ये खामोश जिंदगी हमें जीने न देगी यारो। कुछ तो ऐसा करो कि दुनिया में कोहराम मच जाए, कुछ तो ऐसा करो कि दुनिया में तूफान आ जाए। वो इस घटना ने उसके जीवन को पूरा बदल दिया था। अब ना तो उसको भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना कपड़ों का पता होता था, जूतों का पता होता क्या पहना है क्या खाया है। बस केवल एक ही धुन थी कि मेरे पिता के लिए मुझे कुछ करना है, इस इंसान के लिए, इस भगवान के लिए, इस पैगंबर के लिए, इस देवदूत के लिए कुछ तो अच्छा करके जाऊंगा, कुछ तो अच्छा करूंगा, इनको ऐसा एहसास दिलाऊंगा कि उनके बेटे ने कुछ तो अपने पिता के लिए किया। उसके बाद में वो आईएएस की तैयारी करते हैं। हिंदुस्तान जब उसका 2007 या 8 के जो आईएएस का रिजल्ट आता है, उस समय उनका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में पहले चांस के अंदर, पहले प्रयास में 21st रैंक आती है। फर्स्ट उसमें हिंदी मीडियम में पहली रैंक आती है और ओवरऑल इंग्लिश मीडियम को मिला के उनका 21st रैंक आती है बेटा, 21वीं रैंक आती है। और पूरे हिंदुस्तान के लिए वो बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि एक रिक्शे वाले के बेटे ने इतने सबसे बड़े एग्जाम को टॉप किया था। अब उसके बाद में एक इंटरव्यू, ये तो रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद में जब उनको इंटरव्यू के लिए जाना था तो 10 दिन बाद में इंटरव्यू था और पहनने के लिए अच्छे जूते और कपड़े नहीं थे। उस समय उसकी बड़ी वाली जो बहन थी वो प्रेग्नेंट थी, ममता। उसके पास थोड़ा बहुत पैसा था, लेकिन उसके जो पेट में बच्चा था उसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आप अपने बच्चे का चेकअप कराओ, आप पूरी जो है ना अपनी पूरी चेकअप करवा के और बच्चे को जो मेडिसिन देनी है वो मेडिसिन आप ले, तभी बच्चा बचेगा, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो उस अभागी बहन के पास सिर्फ इतना सा पैसा होता है बेटा कि या तो वो अपने बच्चे का चेकअप करवाए और या फिर उस भाई को दे जिसका 10 दिन बाद में आईएएस का इंटरव्यू है और पहनने के लिए जूते और कपड़े भी नहीं है। उस बहन ने पैसा अपने भाई को दिया कि बोला भैया आप ये पैसे लो, जूते और कपड़े लेके आओ और इंटरव्यू देने के लिए जाओ। उसने कहा दीदी क्या कर रही हो आप, आपका बच्चा मर जाएगा, आप भी मर सकती है। उस बहन ने कहा कि अगर मेरा बच्चा मर गया तो मुझे और बच्चा हो जाएगा, और अगर मैं भी मर गई ना तो इस दुनिया पे, इस देश पे, इस राष्ट्र पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन भैया आपका आईएएस बनना बहुत जरूरी है। अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी आपका आईएएस बनना जरूरी है जो किसी फुटपाथ पे रहते हैं, किसी गंदी बस्ती में रहते हैं, कच्ची बस्ती में रहते हैं, जिनके कोई सपने नहीं है, जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, जिनका कोई उद्देश्य नहीं है। आपका आईएएस बनना उन लाखों लोगों के लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा। अगर आप आईएएस बन गए तो वो लाखों लोग भी, उनमें से भी कोई ना कोई जो है ना हिम्मत करेगा किसी एग्जाम को देने की, किसी एग्जाम बैठने की। दोनों बहन भाई फूट फूट के रो रहे हैं। आप सोच सकते हो क्या पिक्चर बनी होगी उस समय, क्या सीन बना होगा। पैसा लेता है, जूते कपड़े खरीद के, फिर उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो पूरा देश चौंक जाता है बेटा। उसके बाद एक इंटरव्यू अभी भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, कभी आप देखे तो गोविंद जायसवाल आईएएस इंटरव्यू, तो उस पर एक ऐसे इंटरव्यू चल रहा है जैसे अब टीवी पे चलते हैं ना सक्सेस लोगों के, ऐसे इंटरव्यू है यूट्यूब के ऊपर डाल रखा है। तो उसमें वो इंटरव्यू लेने वाली लड़की पूछती है, पूरी कहानी जो मैंने बताई वो अपने मुंह से बताता है वो। फिर
वो इंटरव्यू वाली लड़की पूछती है कि मान लेते हैं कि भैया अब की बार आप आईएएस नहीं बनते, अपनी उस बहन से पूछती है कि अगर मान लो आपका भाई इस बार आईएएस नहीं बनता तो क्या आप इसको दोबारा तैयारी करवाते? क्या क्वेश्चन था उस एंकर का जो इंटरव्यू ले रही थी उनका। उस बहन ने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया कि बोला दीदी क्या बात कर रही है, अगर इस चांस में, पहले चांस में अगर मेरा भाई आईएएस नहीं बनता ना तो हमारे पास केवल एक ही रास्ता था, सारा परिवार सुसाइड करता, आत्महत्या करता, क्योंकि हमारे ऊपर इतना कर्ज हो गया था, इतना हो गया था कि इसके अलावा हमारे पास रास्ता ही नहीं था। तो इस तरह से एक मतलब कभी कभी जो है ना बेटा, कभी कभी नहीं चाहते हुए भी कई बार इंसान की स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो दिमाग में, और जो भी आप जो भी जीवन में चाहते हैं बेटा उसको क्लियर कट डिसाइड करो कि मुझे बनना ये है, मुझे जाना वहां है, क्योंकि ये जो समय है ना बेटा, ये समय आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। आप अपने जीवन के प्रधान समय में हैं। हम सारे गुरुजन आपके, हम ये चाहे कि हम आप जैसे बन जाए, कभी नहीं बन सकते बेटा। आपका तो हमारे जैसे बनना अभी बाकी है, लेकिन हम आप जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि आपके पास इस समय बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है बेटा आपके अंदर, बहुत शक्तियां हैं। उस परमपिता ने बहुत शक्तियां दी है आप वाली स्टेज के अंदर। आप कुछ भी कर सकते बेटा। आपके दिमाग में कोई चीज बैठ गई ना, ये दिमाग जो है ना बड़ा शक्तिशाली होता है। ये प्रलय और सृजन दोनों को लेके घूमता है। ये अगर आपने उसको सही तरीके से इस समय के अंदर, बाद में नहीं कर पाओगे। आज चाहोगे आप 10 साल बाद में ना कोई और आप दोबारा इस पढ़ाई करके या कुछ अच्छा करके या और कोई एक्टिविटी करके आप आगे निकल जाओगे, नहीं निकल पाओगे बेटा। जो करना है ना, जो बेहतरीन करना है, क्योंकि अभी जिंदगी बहुत बाकी पड़ी है आपकी। अभी 10 साल 15 साल 20 साल के बच्चे बेटा, 80 100 साल की जिंदगी बाकी है अभी आपकी। और वो बाकी जो जिंदगी है ना 70 साल वाली, वो इस पे टिकी हुई है, इस वाले टाइम पे। वो आप कैसे जियोगे, वो कैसे जीने वाले हो, इसी पे टिकी हुई बेटा। इस समय अगर आपने बहुत बेहतरीन कर दिया ना तो फिर आगे दिक्कत आएगी नहीं बेटा आपको। फिर आगे तो पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन बेटा, जो करना चाहते हो। हम लोग क्या होता है आज के टाइम में, कल भी हम बात कर रहे थे, मेरे साथ एक मेरे दोस्त गए थे, मलिकपुर के हैं सीएल जाखड़ साहब, तो वो कह रहे थे कि आज के बच्चे की, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा, मैंने सिक्कल डाला उसको, और एक दिन वार्डन का फोन आया कि इसके पास मोबाइल है। मैंने उसी समय उस बच्चे को मोबाइल से ही थी वहां से लेकर घर लाके और यहाँ पे पचकोड़िया डाल दिया उसको, क्योंकि वो माफ करने लायक नहीं था। ये जो इस समय का जो सबसे खतरनाक चीज है ना बेटा, वो मोबाइल है। अगर इस पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को आप मैं ये नहीं कह रहा हूं मोबाइल बुरी चीज है बेटा, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी है, बट जो इसका यूज नहीं करना जानता ना बेटा, उसके लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इसमें एक बच्चा जो होता है ना, बच्चा क्या, बच्चे का चंचल मन होता है, वो हर नई चीज को खोजना चाहता है, हर नई चीज को देखना चाहता है, हर नई चीज को जो है ना बेटा वो महसूस करना चाहता है। जैसे कुछ भी, जैसे एक पेट्रोल का गिलास भी पड़ा है ना, तो बच्चा उसको चखना चाहता है कि क्या है उसके अंदर। एक साइड में ना एक जहर पड़ा हुआ है, तो बच्चा उसको भी टेस्ट करना चाहता है। छोटा बच्चा इसको समझ नहीं होती, वो हर चीज को, वो क्या कि बेचैन टाइप का होता है, वो इस दुनिया में आके यूं लगता है पता नहीं कहां आ गया मुझे। वो हर चीज को, एक पत्ती को तोड़ के छू के देखना चाहता है, एक फूल को तोड़ के देखना चाहता है, वो एक ना गाड़ी को स्टार्ट करके चला के सीखना चाहता है, लेकिन वो अभी उसका समय नहीं बेटा। हमारे जो एंशियंट टाइम से, प्राचीन ऋषियों के टाइम से हमारे ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि ये वाला टाइम जिसमें आपको पढ़ाई करनी है, विद्यार्जन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये इसमें जो है ना 25-25 साल के 4 आश्रम पढ़े होंगे आपने, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ऐसे कुछ आश्रम आते हैं, वानप्रस्थ आश्रम, ऐसे कुछ ऐसा है, मैं तो है ना सर, संन्यास आश्रम, इस तरह से। तो हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे बेटा, उन्होंने बहुत सही सटीक तरीके से इसको किया है। मोबाइल में बुरी चीज नहीं बता रहा हूं, मोबाइल उनके लिए तो बहुत जरूरी है जो जिनके इसका यूज है, लेकिन जिसके इसका यूज नहीं है ना बेटा, उसके लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि मैंने कहा ना, उसमें नई नई चीजें ढूंढना चाहता है बच्चा, नई नई चीजें। और अगर आप वाली पीढ़ी को सबसे बड़ा खतरा है, आने वाली पीढ़ी को सबसे बड़ा खतरा है, तो टेक्नोलॉजी में इस मोबाइल का या इस तरह की जो चीजें है ना बेटा, इनका ही है। आज मैं बात करूं, जैसे हमें कोई चीज ढूंढनी होती है, बहुत भयंकर खतरनाक है। तो इस वाली उम्र में, फिर रिपीट कर रहा हूं, आपका जो ये समय चल रहा है वो जीवन का सबसे प्रधान समय है। इसमें आपके द्वारा की गई हर एक्टिविटी का इफेक्ट आपकी आने वाली बची हुई जिंदगी पे, आने वाली जिंदगी पे बहुत तगड़े तरीके से पड़ने वाला है। अगर आपने इस समय को
बहुत यूटिलाइज किया, बहुत पॉजिटिवली यूटिलाइज किया, बहुत अच्छे से काम में लिया ना बेटा, तो बाकी की जिंदगी में आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। मान सम्मान इज्जत पैसा बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। और इस समय में अगर आप थोड़े से भी कमजोर पड़ गए है ना, पढ़ाई या जो भी आप कर रहे हैं, जो एक्टिविटी आप इसको जो पॉजिटिव करना चाहिए उससे अगर दूर हो रहे हैं या आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे आने वाली जिंदगी बेटा आपके लिए बोझ बन जाएगी। पढ़ाई बहुत मजेदार चीज है बेटा। ये आपके ये जो अक्षर जो दिख रहे हैं ना, ये अक्षर नहीं है बेटा, काले अक्षर नहीं है, ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चल के आपको ये योद्धा बनाएंगे। जो चीजें हमें इतनी बुरी लग रही है ना इस समय, है ना, बहुत पढ़ाई आपको नहीं लगता दुनिया की सबसे बुरी एक्टिविटी है? कितने बच्चों को लगता है कि सबसे बुरी एक्टिविटी है इसके बजाय तो हमसे ट्रैक्टर चलवा लो? कितने बच्चों को लगता है? बताइए, ईमानदार से बताओ भाई, पढ़ाई के बजाय मुझे ट्रैक्टर चलाना सही लगता है जी? कोई है सब बच्चा? सबको लगता है? सारे है ना, बता नहीं रहे बस, है मतलब यूं यूं भाई, और कुछ भी करवा लो सर, चाहे आप पेड़ों में पानी दिलवा लो या है ना, या फिर ये जो है ना सर आप पढ़ाई मत कराओ, ये जो सारी रोड है ना इसको उठा के हम बाहर डाल देंगे, फिर दोपहर बाद में वापस लाके डाल देंगे, है ना। और वो आपस में बात कर रही है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब एक बार उस बात को करने के बाद में आप सोचना एक बार कि जो सर बता रहे हैं उसमें और जो मैं बात इससे कह रही हूं उसमें क्या कोई कंपैरिजन है क्या? जो सर बता रहे हैं बेटा उसकी तो दुनिया में कोई कीमत ही नहीं है, और जो आप बात कह रहे हैं ना, जो बात कह रहे हैं उसकी भी कीमत नहीं है। सर वाली बात तो बेसकीमती है और आप वाला बेकीमती है। आपकी बात वो बेसकीमती है बेटा, जो सर बता रहे हैं, जो आपके टीचर बता रहे हैं बेटा, वो तो बेसकीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जो भी सब्जेक्ट बहुत बेसकीमती है। वही आपके जीवन को बदलने वाले हैं बेटा, वही आपको नई दिशा देने वाले। और जो आप बात कर रहे हैं ना उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम कई बार तो ऐसे ही बोल रहे होते, मैं बच्चों को कहता हूं कई बार केवल इसलिए बात कर रहे होते साथ वाले दोस्त से कि वो प्रॉपर हमारी दोस्ती सही भी है कि नहीं, कहीं उसको चेक कर रहे होते हैं हम ऐसे फालतू की बात करके कि वो मेरा दोस्त प्रॉपर है कि भी नहीं है, वो पहले से उसमें कोई नाराजगी तो नहीं है कहीं, ऐसे लगता है हम कई बार चेक कर रहे होते। बस हमें लगता है कि मैं इससे नहीं बोलूंगा तो ये नाराज हो जाएगा कि तू मेरे से बोल ही नहीं रहा, इसलिए सिर्फ चेक करने के लिए बोलते। कई बार जरूरत नहीं होती उस बात की, फिर भी हम बोल रहे होते, है ना। और फिर मैंने कहा ना, एक कहते हैं कि एक अमेरिका में एक फिलोसोफर हुआ है, उनसे क्वेश्चन किया गया कि ना दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या है, तो 2-4 मिनट चुप रहते हैं, उसके बाद पता अचानक ही बोलते हैं कि सबसे बुरी चीज ये है कि आदमी सोचता नहीं है। अब आप सोच रहे हो ये बुरी चीज कैसे भी सोचता नहीं, सोचता नहीं, केवल वो दूसरों को आंख बंद करके फॉलो कर रहा होता है, बस। सबसे खतरनाक चीज है बेटा, जिसको मेंटल स्लेवनेस कहा मैंने भी थोड़ी देर पहले, मानसिक गुलामी। ऊंट देखा कभी आपने? ऊंट को जैसे कहीं उसकी जो पकड़ने के आते हैं ना गांव में, उसको मोरी बोलते हैं, रस्सी, उसको पकड़ के हम ले जा रहे हैं और अचानक वो ऊंट वाला या हम कोई भी रास्ते में रुक गए, आप सिंपली ना उसको ऐसे केवल यूं कर दो कि आपने उसको बांध दिया है, वो जाएगा ही नहीं फिर वहां से। भैंस को करके देख लेना, बहुत देर तक जैसे भैंस है ना, उसको आप पकड़ के लाओ जंजीर को और लाके सिर्फ एक्टिंग कर दो कि आपने उसको खूंटे में डाल दिया है, वो जाएगी नहीं भैंस, काफी देर तक वहीं बैठी रहेगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? या जो ये होते नहीं चलती जो घानी चाल, कभी नाम सुनाओ, तो पहले बैल चलते थे इसके अंदर, उस बैल को खोल दो तो भी ऐसे ही घूमता रहता है, खोलने के बाद में भी। इसको बोलते हैं मेंटल स्लेवनेस। सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक बेटा। आप अपना खुद का दिमाग नहीं रखते, खुद जो है ना किस चीज के बारे में सोचते नहीं है, खुद किस चीज के बारे में अपने विचार नहीं रख पा रहे, किसी और की बातों को मानते चले जा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। अपने दिमाग पे किसी को हावी नहीं होने देना है जीवन में, चाहे कोई भी हो, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो बेटा, दिमाग पे हावी नहीं होने चाहिए। आपकी सोच को चेंज नहीं करना चाहिए किसी को भी। आपकी खुद की जो है ना, खुद की सोच, खुद का जो सोचने का नजरिया है वो आपका ही होना चाहिए। इसलिए मैंने शुरुआत पता किससे की थी? मैंने इस लाइन से की थी। कितनी खतरनाक लाइन बोली है कि बेटा जरूरी नहीं है कि आपकी किताब में लिखी हुई सारी लाइनें सही हो, ये जरूरी नहीं है। एक आदमी ना बॉडी को शक्तिशाली करने में लगा हुआ है, वो तो क्या बना हुआ है? कलेक्टर साहब का कमांडो, कलेक्टर साहब का
बॉडीगार्ड, और एक आदमी दिमाग को शक्तिशाली करने में लगा हुआ है। एक जिम जा रहा है, एक जो भी सीख सकता है उनको जिम जा रहा है। क्यों? एक तो जिम जाके अपनी बॉडी बना रहा है, और एक आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए जो भी मिल रहा है ना, जो पढ़ाई मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, उसको जिम जा रहा है। मतलब जिम रहा है। जिमड़ा जानते हो ना? जिमड़ा सब जानते हो, आजकल तो जिमड़ा ही चल रहा है, शादियां चल रही दरादर, है ना? जिमने के नाम से बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जो कभी नहीं मुस्कुराया ना, जो साल में एक आधी बार मुस्कुराता है, उसको भी कहते हो आज शाम को जिमड़े चलता है, फिर देखो उसका चेहरा, कैमरा रख दो उसके चेहरे पे, है ना? तो वो कितना शक्तिशाली होते हैं। 2 गाड़ी पुलिस के आगे चल रही है, उनके 2 गाड़ी पुलिस के पीछे चल रही है, लाल बत्ती है, जहां से निकलते अपने आप ही पुलिस वाले जो है ना रास्ता रोक देते हैं, भाई वो कलेक्टर साहब आएंगे भी थोड़ी देर में, उसके बाद निकलना है बाकी गाड़ियों को। वो है तो हम जैसे बेटा, हम में से, आप में से ही कोई कलेक्टर बनेगा, देखना आने वाले टाइम में, है ना? और हम जैसे ही है। फिर वो इतने क्यों शक्तिशाली हो गए? क्योंकि उन्होंने एक ही जगह फोकस कर दिया, बेटा मुझे यही करना है जीवन, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कोई भी खुशी छोड़ने के लिए तैयार हूं, है ना? मैं शादी में नहीं जाना, कोई बात नहीं जाऊंगा। पापा से जो है ना बात नहीं करनी 2-3 महीने, या घर पे नहीं जाना, नहीं जाऊंगा, केवल एक कमरे में बंद रह के अपना जो है ना पढ़ाई करूंगा। तब जाके वो बेटा इस लेवल पे आते हैं। फोकस का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे एक चीज पे आप लगातार काम करने लग जाओ ना, कुछ भी कर जाओगे उसके ऊपर। लेकिन हमारे तो 1000 बातें रहती है ना। हमें तो कईयों से जो है ना बात भी करनी होती है, कईयों को मुक्के मारने हैं, कईयों से जो है ना, कईयों को गाली सुननी है, कईयों को गाली देनी भी है ना? कभी किसी को सलटाना, कभी किसी को निपटाना, 1000 चीजें रहती है ना। एक ही जगह फोकस हो जाए तो, और पूरा। आपने कभी वो लेंस देखा? लेंस एक आता है जो यूं करके उसे जला लेते हैं बच्चे, कपड़े जला देते हैं या कागज जला देते हैं। कितने बच्चों ने देखा हुआ है? एक लेंस आता है, अभिसारी लेंस। वो कागज कब जलाता है बेटा? पता है कब जलाता है? जब वो एक जगह रुकता है। ये ऐसे ही लाते रहो उसको, जैसे एक यहां से मैंने कपड़ा लिया, फिर इसको ऐसे ही लाता हूं मैं, कभी इधर लाता हूं, कभी इधर लाता हूं, जल जाएगा वो? उसको जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक जगह रुकना पड़ेगा, एक जगह फोकस करना पड़ेगा, एक जगह जो है ना कई घंटों तक उसको, कई मिनटों तक उसको पकड़ना पड़ेगा, तब जाके आग लगती है। जीवन भी ऐसा ही है बेटा, उस लेंस की तरह ही है। हम 1000 चीजें सोचते हैं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक ही जगह फोकस, एक जगह फोकस कि मुझे यही करना है, इसी काम में बेहतरीन करना है, इसी काम में जबरदस्त करना है, इसी काम को, फिर देखिए आग लग जाती है बेटा। फिर आप जो चाहे ना वो कर जाते हैं। तो कैरियर की जहां तक बात है बेटा, आज की 1967 आपके दादाजी परदादाजी के बारे में कभी ऐसी कहानी आपने दादी से या परदादी सुनी होगी कि एक बार तेरे दादा को जबरदस्ती नौकरी लगवाने वाले पकड़ के ले गए थे? सुना है? फिर वो रेलवे में चले गए, फिर थोड़े दिन तो रहे, फिर वापस आ गए, बोला उस समय पानी था, जमीन थी। सुना है ऐसे कभी? ये 1967-60 के आसपास की बातें हैं, जब जबरदस्ती नौकरियां लगाती सरकार, पकड़ पकड़ के घर से उठा ले जाती, नहीं लगना पड़ेगा नौकरी, नहीं मैं नहीं लगूंगा। कैसे नहीं लगेगा? चल, है ना? 1967 और 2024 सेम ही है। अब आप कहोगे सर मैं ऐसे तो गलत बोल रहे हो आप, आज तो कोई उठा के नहीं ले जाता हमें नौकरी लगाने के लिए। भाई आपको जबरदस्ती आज भी उठा के ले जाते हैं। अगर आप उस लेवल पे आ गए ना बेटा, आज भी उठा के ले जाते हैं। उस जमाने में क्या था? नौकरियां ज्यादा थी, पढ़ने वाले कम थे। आज ओरिजिनली पढ़ने वाले आज भी कम है, ओरिजिनली पढ़ने वाले आज भी कम है। उठा के ले जाएंगे आप, स्किल होनी चाहिए बेटा। ओरिजिनली पढ़ने वाले आज भी कम है। आज भी आप देखना पढ़ते पढ़ते थोड़ी, जिसके पास मोबाइल पड़ा है ना वो थोड़ी देर 10-1 मिनट तो पढ़ेगा, 15 मिनट आधा घंटा, उसके बाद चलो एक आधी रील देख लेते। और ये रील है ना, ये इतनी खतरनाक होती है ना? पता नहीं चलता कभी कभी, हालांकि टाइम नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे 2 मिनट के चलो मोबाइल देख लिया, वैसे तो टाइम होता ही नहीं है, लेकिन कभी जैसे देख लिया तो रील जैसे कभी मैं चालू कर लेता हूं। मैं भी कई बार, मतलब कभी भाई 2, 4, 5, 10 दिन में कभी एक आधी बार ऐसा होता है कि मैंने चालू कर लिया। उसके बाद में जब देखना शुरू करता हूं ना, उसके बाद टाइम देखता हूं तो 1 घंटा खर्च जा चुका होता है। फिर बहुत पछताते हैं, ये क्या कर लिया मैंने जीवन का ना 1 घंटा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला 1 घंटा, जिसमें मैं पढ़ सकता था, जिसमें कोई नोट्स बना सकता था, जिसमें मैं और कोई क्रिएटिव बात सोच सकता था, जिसमें और कोई नई चीज जो है ना बच्चों को दे सकता था, वो कर सकता था। वो 1 घंटा मैंने जीवन का खराब कर दिया। बहुत प्रायश्चित होता है 1 घंटा या आधा घंटा भी, क्योंकि इतनी खतरनाक आ गई। तो पहले के जमाने में क्या था? नौकरियां ठीक थी, पढ़ने वाले कम थे। आज भी सेम ही केस है।
आप देख लो, आज आज आप में से ही बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या बोलो 80-90% ऐसे हैं जो जैसे ही मौका मिलता है ना, पापा का, मम्मी का, ताई जी का किसी का फोन लग गया तो चल भाई, है ना, रील चालू। कितने बच्चे जो नहीं देखते, देखे ईमानदारी, झूठ नहीं बोलना है, कितने जिन्होंने कभी रील देखी नहीं या कभी पापा मम्मी का मोबाइल जो है ना उसमें, अब बता दो 4 बच्ची है, 5 जनी बस, और बाकी तो कंटिन्यूटी होगी शायद, इसमें रेगुलरिटी होगी, जैसे खाने में रेगुलरिटी है, नहाने में रेगुलरिटी है ना? क्यों भाई? वो डेली देखते उसके बिना कुछ मतलब ऐसे लगता है जैसे जैसे आज नहीं देखी तो ऐसे लगा जैसे कुछ किया ही नहीं जीवन में, है ना? बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आनंद उतना ही आनंद पढ़ाई में भी आता है जितना रील देखने में आता है, बस नजरिया बदलना पड़ता है बेटा, है ना? तो खुली आंखों से ना सपने देखो बेटा। सपने 2 तरह के होते हैं ना, एक तो जो जिन पे हमारा बस नहीं होता रात को आते हैं ना, खतरनाक खतरनाक आते हैं, कई बार तो कोई भूत, और एक होता है खुली आंखों से देखना, और वो पता कितना देखता है इंसान, जितना वो देखता है। जिस इंसान ने कलेक्टर साहब को देखा है ना, कलेक्टर साहब को देखा है, मिला है, केवल वो ही इंसान कलेक्टर बनने के बारे में सोच सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे सोचते हैं, मिलने को तो कलेक्टर साहब से दिन में 1000 मिलते होंगे, 1000 बच्चे भी मिलते होंगे, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन सोच तो वही रहा है जो कलेक्टर साहब को देखता है। और जो कंडक्टर साहब को देखता है, ये कंडक्टर साहब भी आते हैं गाड़ी में, आते हैं ना, जो टिकट देते हैं, कलेक्टर को देखने वाला कलेक्टर के बारे में सोचता है, कंडक्टर को देखने वाला कंडक्टर के बारे में सोचता है। दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी भी है, कलेक्टर कंडक्टर, कंडक्टर कलेक्टर, कलेक्टर कंडक्टर, नहीं है क्या? है ना? तो एक तो ना आदमी जब देखता है तो वैसा बनने का कोशिश करता है। आज कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनने में कोई, पुराने जमाने, आज तो उल्टा काम हो गया। मैं कभी बार बच्चों से कहता हूं, पहले ये था कि जो मजदूर होते थे, जिनके घर में ज्यादा पैसा नहीं होता था, वो लोग पढ़ते थे, वो लोग पढ़ते थे बेटा, पढ़ते थे, वो गरीब गरीब परिवारों से जो है ना आईएएस निकलते थे। अभी मैं पिछले 5 या 10 साल में सर्वे कर रहा हूं तो ये देख रहा हूं कि मजदूर का बेटा तो मजदूरी बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको मोबाइल दे दिया पापा ने, तो वही मोबाइल चलाना, रील देखना। और एक अच्छा जो परिवार है जिसमें आईएएस आरएएस है, वो पूरा अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा, है ना, जितना टाइम वो प्रॉपर देना चाहिए ऑफिस के बाद में उतना प्रॉपर टाइम देते हैं, उनको पूछते हैं क्या करें, तो वो लोग ज्यादा अच्छे कर रहे हैं। जबकि आप 10 या 15 साल के पहले की बात करें तो ये था कि जो गरीब होते थे उनके बच्चे ऐसे कर रहे थे। लेकिन पिछले 5-10 साल में आप भी सर्वे कर लेना, उल्टा काम होने लग गया। जो मजदूर है वो मजदूरी रहना चाहता है, वो बदलना ही नहीं चाहता। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मजदूर बुरी चीज होती है बेटा, कतई नहीं कह रहा हूं। मजदूर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक पार्ट है इस समाज का, इस दुनिया का। अगर ये नहीं होंगे तो भी ये दुनिया पर काफी इफेक्ट पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन कोई अपने कर्मों की वजह से अगर उसमें आईएएस बनने की काबिलियत है, आईएएस बनने की काबिलियत है, समाज को नई दिशा देने की काबिलियत है, और वो अपनी काबिलियत को दबा के अगर केवल तगारी फावड़ा लेके काम कर रहा है तो ये बहुत खतरनाक है देश के लिए। मैं मजदूर बनने के, मजदूरों को गलत नहीं कह रहा हूं बेटा। मजदूर, मेरे पिताजी तो लकड़ियां काटते थे बेटा, लड्डा भर के रेनवाल लाके बेचते थे, रात रात भर, दिन भर मेहनत करते थे, रात रात भर बेटा कर रहे थे वो। जब वो रात को कर रहा था तो मेरे को पूरी रात नींद नहीं आती थी, पूरी रात ही मैं रोता था उनकी। वो सेम गोविंद जायसवाल की कहानी थी मेरी भी, और यूं ही दिमाग में बैठ गया था कि एक दिन इंसान के लिए अच्छा करना है, बहुत गजब करना है, एक दिन जो है ना इनको एहसास करवाना है। मेरी माँ जो है ना बेटा, वो रात रात भर जो है ना पानी देते ना खेतों में, ऐसे पानी देके मैं वहीं सोता था, माँ रात भर पानी, तो भी मैं पूरी रात सोता ही नहीं था कि यार फिर मेरा जीवन ही बेकार सा। अगर मेरे पिताजी जो है ना, मेरे पिताजी और माताजी मेरे रहते हुए अगर ऐसे कर रहे तो फिर मेरी जिंदगी खराब है। बस उसी समय से ये किया, और उसके बाद में ये पागलपन जो है ना बेटा, उसको सारे को लाके बाहर रख दिया। बहुत कभी आप, मैं यहाँ किसी इंस्टीट्यूट की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल कतई नहीं कर रहा हूं बेटा, लेकिन कभी अब जीवन में आप कभी आएंगे तो आपको लगेगा ये अपने यहाँ इस तरह से इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी रहते हैं क्या, यहाँ इस तरह से गाँव में भी, बहुत अच्छा लगेगा। मैं कोई ऐसे इस तरह से नहीं आपको ना मोटिवेट कर रहा हूँ, ना कोई मैं इंस्टीट्यूट का नाम बता रहा हूँ, बताना भी नहीं चाहिए मुझे, कतई नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो आप जो कर रहे हो ना बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सारे लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और बेहतरीन है। और जैसे सर ने बताया ना, जो रिजल्ट्स है वो तो बहुत बड़े, मैं तो हैरान हूं कि एक इतने से जो है ना, इतनी सी जगह में इतनी तपस्या कर रहे हैं सर। पहले तो मैं सोच रहा था भाई पता नहीं मैं, लेकिन मुझे तो यहां आके पता लगा कि कितने तपस्या करते हैं सारे लोग, कितनी मेहनत कर रहे हैं, खूब ईमानदारी, सारे लोग अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं बेटा। इसीलिए इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ है, इस तरह से इतने रिजल्ट आ रहे हैं, इसीलिए पीएम श्री स्कूल का दर्जा हमें मिला है, और इसीलिए हम जो है ना बेहतरीन कर पा रहे हैं। और ये तो
मैं बहुत छोटा था तब यहाँ एक वो आरएसएस का एक शाखा में मैं आया था एक बार, है ना, मंदिर में। बहुत छोटा था उसमें, 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ते थे। तो हमारे एक डॉक्टर महेश जी शर्मा थे, वो मुझे लेके आए थे। मैं दो तीन बार आया भी था। उसके बाद तो क्या टाइम हुआ नहीं इतने डिस्टेंस के हिसाब से। और फिर उसके बाद में कभी इधर से निकले तो जरूर बालाजी को ढोक लगाया। लेकिन आज फिर से जो है ना इस प्रांगण में मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। और मैंने कहा ना, खुली आंखों से जो है ना बेटा, बहुत अपॉर्चुनिटी है, खुला आसमान है, इसमें आप कितनी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं बेटा। छत पे जैसे अब यहां से कोई जाना चाहे ना तो छत से टकरा के वापस गिर जाएगा, लेकिन हम यहां के लिए नहीं बेटा, हम तो खुले आसमान के लिए उड़ रहे हैं। हमारे तो कोई सीमा ही नहीं बेटा। ये स्काई तो जो है ना बेटा अनलिमिटेड है, कितनी भी ऊंचाई तक जा सकता है। जिस दिन आपका सोच बदल गया ना बेटा, सपने देखना शुरू कर दिए खुली आंखों से, क्या करना चाहते हो, मैंने कहा ना सपने वही देखता है जो आदमी यथार्थ में देखता है। कलेक्टर को देखने वाला कलेक्टर बनने के बारे में सोचता है, कंडक्टर बनने, सपनों में बहुत पावर होता है, शक्ति होती है जो आदमी दिमाग में बैठा लेता है, मुझे ये करना ही है, मुझे वहां पहुंचना ही है, मुझे वो चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। उसके लिए मैं सब कुछ, जैसे पढ़ाई के लिए मुझे पढ़ाना इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकता आपको। मैंने कई बार कई इंस्टीट्यूट में फ्री में पढ़ाया शुरू में, जब मैं पढ़ता था ना उस समय कई छुट्टी आती थी 2-2.5 महीने की गर्मियों की, तो मैं कई स्कूलें होती थी मैं ऐसे पढ़ाता, बोला पैसे, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे पढ़ा दूंगा। वो अब मुझे उस समय तो लगता था कि ये क्या पागलपन है, लेकिन आज लगता है कि वो पागलपन ही आज जो है ना एक मुकाम दे गया मेरे को, आज एक पहचान दे गया। बस कुछ परसेंटेज था। वो बच्ची बोलती है पापा से कि पापा ना मुझे इंजीनियर बनना है। तो पापा ने कहा कि बेटा तेरे को पता है कि अपनी क्या स्थिति परिवार की, इंजीनियर बनने के लिए, कोचिंग करने के लिए पैसा चाहिए। बोला पापा मुझे बनना है, मुझे कुछ नहीं, बस यही दिखता है मुझे। तो जबरदस्ती वो पीछे पड़ गई अपने पापा के, नहीं मुझे तो बनना ही है ना, मुझे तो आप पापा लेके ही चलो। वो जबरदस्ती उसको लेके आ गए। एक कोई इंस्टीट्यूट था वहां, तो रात भर वो गाड़ी चल के आई, सुबह वो लोग जल्दी उठ के आ जाते हैं और इंस्टीट्यूट के बाहर सीढ़ियों में बैठ जाते हैं। इतने में वो सुबह सुबह इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आते हैं। जैसे वो अंदर जाते हैं तो वो पीछे से मम्मी पापा और दोनों बेटी, वो तीनों जने चले जाते हैं और जाके बोलते हैं जी हमारी बेटी है और रीना है इसका नाम, और इसको इंजीनियर बनना है। अब वो पिता भी इतने जानते नहीं, बोला भाई पढ़ाना है आपको। तो उन्होंने डायरेक्टर साहब ने कहा कि पढ़ा देंगे, हमारा तो काम ही पढ़ाने का ही है, पढ़ाते ही हम तो बोला सर ये तो ठीक है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो ये कोई आपकी बच्ची राजस्थान बोर्ड की मेरिट में आई, उस समय मेरिट आती थी, अब तो मेरिट बंदी हो गई। तो बोला मेरिट में भी नहीं आई। तो बोला फिर तुम पूरी फीस माफ नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे उन्होंने बोला ना डायरेक्टर साहब ने पूरी फीस माफ नहीं कर सकते, इतने में उस बच्ची की आंखों में आंसू आ गए, आंसू टपकने लगे ऑटोमेटिकली। वो डायरेक्टर साहब ने 1 सेकंड में नहीं लगाया, पता क्या बोले कि आप ऐसा करो उसको हॉस्टल में छोड़ जाओ और आप जाओ। वो समझ गए थे कि ये बच्ची ऊंची उड़ान भरने वाली है। उसके आंसुओं ने सारी कहानी बयां कर दी थी बेटा। वो बच्ची उसके 2008-9 के ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्टली डेट तो मैं, तो उसकी राजस्थान बोर्ड की मेरिट में आई। मेरिट में आना बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मेरिट में आए हुए मैंने कई ऐसे लोग देखे जो बहुत अच्छा नहीं कर पाए जीवन में, और 70% मैंने ऐसे लोगों से मिला हूं, 70%, 100 में से 70 लोगों से जिनके 10वीं 12वीं में कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं था, लेकिन पागलपन दिमाग में सवार था, जीवन में कुछ करना है, वो आज दुनिया को चला रहे बेटा। ऐसे लोग भी जानता हूं मैं। तो मेरिट में आई, यही वो रुकी नहीं, उसका फिर सिलेक्शन ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा था, उसने दोबारा तैयारी की और सेकंड टाइम उसका सिलेक्शन हुआ इसरो के अंदर, इसरो में पढ़ने के लिए। इसरो नाम सुना होगा, जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी सारी जीवन का जो महत्वपूर्ण टाइम था, जहां बहुत अच्छा काम किया, मिसाइल वगैरह बनी, वो इसरो, वहां उसका सिलेक्शन हुआ, वहां वो बच्ची पढ़ी। पढ़ने के बाद में वो बच्ची वहां से निकलती है और निकल के उसी टाइम पे उसका प्लेसमेंट होता है एक कंपनी के अंदर, और उसका उस समय जो पैकेज था वो 27 लाख रुपए था सालाना। 2000 की मजदूरी करती थी उसके मम्मी पापा, और वहां से जब वो निकले ना पढ़ के 27 लाख में उसका, और यही नहीं, वो हिंदुस्तान की शक्तिशाली 100 महिलाओं में भी चुनी गई। वो बच्ची डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रिय स्टूडेंट रही और हिंदुस्तान की 100 शक्तिशाली महिलाओं में भी चुनी गई थी एक बार। तो इतना काम किया फिर उसने वहां। तो सपने जब होते हैं ना बेटा, कभी कभी इमोशनली, कभी कभी ना अपमान से, कभी कभी किसी और चीज से इंसान ना आगे बढ़ने का ठान लेता है। सपनों में मैंने कहा ना बहुत ताकत होती है। आप देखो बेटा, उस जगह देखो कि मुझे वो बनना है, मुझे वो करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे हर हाल में, हर कीमत में वो चीज चाहिए, मुझे उस चीज को छूना है, मुझे वो सक्सेस चाहिए, हर हाल में चाहिए। वो बहुत जरूरी है, वो पागलपन जरूरी है, कॉन्सेंट्रेशन वो तो खैर जरूरी है, लेकिन जाना कहाँ पे लिए तो डिसाइड हो। आपको पता है हर इंसान वही पहुंचता है जहां के लिए वो सोचता है, और दुनिया के 96% कहीं जाने के बारे में सोचते नहीं। दोबारा बोलूं, रिपीट करूं,
हर इंसान वहीं पहुंचता है जहां पर जाने के लिए वो सोचता है। और दुनिया के 96% लोग, 96% लोग, 90+6, 96% लोग ना दुनिया में कहीं जाने के बारे में सोचते ही नहीं, इसलिए वो कहीं नहीं जाते। वो सिंपली वो बाकी जो लोग कर रहे होते हैं वैसे ही कर रहे होते हैं। रेंडवाल का स्टैंड बेटा, वहां से जयपुर के लिए एक बस रवाना हो रही है, उसमें सवारियां बैठना चाह रही है। एक सवारी से कंडक्टर पूछता है, बोलो भाई साहब कहां जाओगे? उसने कहा कि मुझे जोबनेर जाना है, बैठ जाओ जी। दूसरे से पूछा आप कहां जाओगे? जी मुझे कालवाड़ जाना है। तीसरे से कहा आप कहां जाओगे? जी मुझे गोविंदपुरा जाना है। चौथे से कहा आप कहां जाओगे? जी मुझे हाथोस जाना है या जोटवाड़ा जाना है। ऐसे करते करते इतने में एक सवारी आती है और उससे पूछते हैं, हाँ साहब बताइए कहां जाएंगे आप? बैठ तो रहे लेकिन जाओगे कहां? बोला जाना कहां है ये तो मैंने डिसाइड नहीं किया अभी सर, आप तो मुझे बैठ जाने दो गाड़ी में। जिसने ना जोबनेर के लिए सोचा ना वो जोबनेर उतर जाएगा बेटा, वो जोबनेर पहुंचेगा। जिसने कालवाड़ के लिए सोचा वो कालवाड़ उतरेगा, गोविंदपुरा वाला गोविंदपुरा उतरेगा, जोटवाड़ा वाला जोटवाड़ा उतरेगा। 20 साल से एक आदमी रेंडवाल के स्टैंड पे खड़ा है क्योंकि उसको पता ही नहीं जाना कहां है। तो सबसे पहले तो डिसाइड ये कीजिए कि जाना कहां है, करना क्या है जिंदगी में, किस जगह पहुंचना है। क्या आपको लगता है कि जिसको जोबनेर जाना, जैसे आपने डिसाइड किया ननिहाल जाना है, ननिहाल ही जाओगे बेटा। हो सकता है 2 घंटे गाड़ी लेट हो जाए, हो सकता है कोई गाड़ी पंचर हो जाए, हो सकता है गाड़ी में कोई 2 घंटे लेट पहुंच जाए, लेकिन जाओगे तो वही। तो जो जहां की जिस चीज के बारे में सोचता है ना, एक दिन वही पहुंचता है। आप ननिहाल क्यों पहुंच गए? आप बुआ जी की शादी में क्यों पहुंच गए? प्रबल इच्छा शक्ति, हर कीमत में बुआ जी के जाना है। घर वालों ने मना भी कर दिया ना कि नहीं तेरे को नहीं ले जाएंगे, तो बस कुछ नहीं है ना, ऐसे वो रोके, ये थोड़ा सा हाथ पैर मार मूर के, थोड़ा सा इधर धक्के मार के, ऐसे करके नहीं मैं तो बस जाऊंगा ही या जाऊंगी। फिर घर वालों ने फाइनल डिसाइड किया क्या, लेके चलो। फिर बाद में दिक्कत क्या आई, बोला गाड़ी में जगह ही नहीं है। फिर भी बोला नहीं मैं तो मम्मी की जो है ना, मम्मी के बिल्कुल पास में थोड़ी सी जगह में बैठ जाऊंगा या मम्मी के पास में बैठ लूंगी, है ना। मतलब सब हो जाता है जब जाने की इच्छा शक्ति प्रबल होती है ना, सब हो जाता है, सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। होता नहीं? जैसे मान लेते हैं एक बच्चे ने भगवान माता रानी से मनोकामना की कि हे माता रानी, अगर ना मेरे मान लो इतना परसेंटेज बढ़ गया, ये नौकरी लग गई, तो मैं आपके ना तीसरे दिन ही, जिस दिन नौकरी लगेगी ना उसके तीसरे दिन ही पैदल आऊंगा, वो दर्शन करने आ जाऊंगा। मान लेते वैष्णो देवी से पैदल तो कर बहुत लंबा हो गया, कि बस में आके तेरे दर्शन करूंगा तीसरे दिन ही, है ना। अब चलो उसने डिसाइड किया। अब जैसे वो मान लो गया हो बस स्टैंड पे, तो पता लगा कि बसों की हड़ताल है, नौकरी लगी साहब उसकी, जाना है उसको 3 दिन के अंदर कहां पहुंचना है, वैष्णो देवी। तो मान लेते हो जिस दिन लगा उस दिन तो कर नहीं जा पाया, सेकंड डे उसने तैयारी में लगा दिया, थर्ड डे, अब उसके बाद बच गए 2 दिन। 2 दिन में वैष्णो देवी की पहुंचना है, वो स्टैंड पे गया, बस स्टैंड पे गया तो पता लगा बसों की तो हड़ताल है, कोई गाड़ी जा ही नहीं रही। तो क्या वो प्लान को टालेगा या कोई और तरकीब निकालेगा? चलो मान लेते उसने तरकीब निकाली, उसने एक गाड़ी किराए में कर ली, एक गाड़ी कर ली, टैक्सी कर ली, उसने चलना शुरू किया। पता लगा थोड़ा सा 150 किलोमीटर गया, उसके बाद में उसका इंजन फेल हो गया गाड़ी का। अब क्या करेगा? वहीं रुक जाएगा या कोई और तरीका ढूंढेगा? चलो मान लेते उसको एक बस और मिल गई, एक बस मिल गई, उसके ऊपर ना बैठ गया, वो बस में जगह नहीं थी, ऊपर बैठ गया, चलना शुरू हुआ। 50 किलोमीटर गई आगे, फिर कोई जाम लगा हुआ था, किसानों ने जाम लगा रखा था, बोला गाड़ियां नहीं जा सकती आगे। अब 2 रास्ते हैं, क्या? या तो वो अपना लक्ष्य छोड़ दे या फिर पैदल चल ले। लक्ष्य तो छोड़ना ही नहीं है, 3 दिन के लिए क्या हुआ माता जी को, 3 दिन में जाना ही यार हाल में, तो लक्ष्य छोड़ने वाले तो बात ही हटाओ। अब क्या करेगा वो वहां से बड़ा सामान लेके, और उस जो जहां रोका हुआ रास्ता वहां से पैदल पैदल निकलेगा, और आगे जाके उधर कोई गाड़ियां उधर भी तो खड़ी होगी, वापस जाएगी। फिर मान लेते वहां उसको एक गाड़ी मिल गई जो वहां सवारी को उतार के वापस जा रही, भाई आगे भी वो भी तो नहीं आ पा रही ना, उधर वाली भी, उधर चलना शुरू किया। फिर थोड़ा सा आगे गया और उस गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो गया, उसके पास दूसरी स्टेपनी भी नहीं थी, गाड़ी का दूसरा टायर भी नहीं था। अब थोड़ा पैदल चलेगा, कोई और कोई साधन ढूंढेगा, किसी गाड़ी को हाथ देगा, लिफ्ट लेगा, है ना, लेकिन वो जाएगा, वो माता के दर्शन करेगा। 3 दिन के लिए कहा था ना, जो भी 4 दिन 5 दिन, वो वहां पे पहुंचेगा बेटा हर हाल में। अब आप माता जी के दर्शन के लिए इतनी भयंकर इच्छा शक्ति, और यहां जिंदगी की पड़ी है दादा, पूरी लाइफ के बारे में पढ़ा, वहां पर कोई इच्छा शक्ति नहीं है। एक माता जी के दर्शन के लिए कितना शक्तिशाली दिमाग है उसका, लेकिन यहां लाइफ का पड़ा है पूरी जिंदगी का, जिसमें माता जी, खैर माता जी इंपॉर्टेंट मैं ही नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके ओरिजिनल माता जी इंपॉर्टेंट नहीं क्या? आपके ओरिजिनल जो पापा, मतलब पापा जी मम्मी जी ओरिजिनली होते, वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या बेटा?
आपके परिवार वाले जो बाकी लोग हैं, आपके भाई बहन, वो इंपॉर्टेंट नहीं है? तो उनके लिए भी तो जब माता जी के दर्शन करने के लिए इतनी दिमाग को दौड़ा रहे हो आप, तो उन मम्मी पापा के लिए जो आपके लिए 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, 24 घंटे आपके भले के लिए सोचते हैं, उनके लिए भी तो आपके दिमाग में कोई प्लान होना चाहिए ना। राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर शेकिंग हैंड विद द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? ऐसे बच्चे से बोलते हैं राष्ट्रपति, बोले ही जैसे मान लो कोई बच्चा है और यहाँ एसडीएम साहब आए और वो बच्चे ने हाथ मिलाया, तो एसडीएम साहब ने पूछ लिया बेटा कैसा लग रहा है जब आप एक एसडीएम से हाथ मिला रहे हैं? तो प्रेसिडेंट तो बहुत बड़ी, और वो भी अमेरिका का राष्ट्रपति, दुनिया की महाशक्ति, जो पूरी दुनिया को जो है ना बेटा बहुत जबरदस्त तरीके से अफेक्ट करता है, हर चीज को अफेक्ट करता हो, वो वहां बैठा ही यहाँ पे चीनी महंगी कर देता है, इतनी खतरनाक पावर्स है उसके पास। हाँ, शुगर महंगी हो जाएगी, उसने नीतियां चेंज कर दी ना। अमेरिका, पूरे वर्ल्ड की जो सिस्टम है उसको अमेरिका डिसाइड करता है, क्या टैक्स लगाना है क्या नहीं लगाना है, किसको क्या करना है, किसको पूरा करता हो। उसने कहा कि नहीं, चीनी का एक्सपोर्ट रोक दो या चीनी का इंपोर्ट रोक दो, ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी चीनी आपकी। इतना शक्तिशाली वो, किसी भी देश को कहीं से भी किसी भी जगह से अफेक्ट कर सकता है। उस इतनी बड़ी शक्ति का जो है ना राष्ट्रपति एक बच्चे से हाथ मिलाते हुए कह रहा है कि हाउ डू यू फील व्हेन यू आर शेकिंग हैंड विद द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कि बेटा आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे हैं। बच्चा बड़ा नटखट था, बड़ा शैतान था। उस कॉलेज के बच्चे ने देखो पलट के क्या जवाब दिया, और एक बच्चा क्या जवाब दे सकता है? उसने कहा हाउ आई एम फीलिंग, प्लीज लीव इट, मैं क्या सोच रहा हूं इसको हटाओ, इसको छोड़ो, इसको भाड़ में जाने दो, एंड टेल मी मिस्टर प्रेसिडेंट, आप मुझे बताओ हाउ डू यू फील व्हेन यू आर शेकिंग हैंड विद द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कि राष्ट्रपति जी आपको कैसा लग रहा है जब आने वाले टाइम का राष्ट्रपति आपसे हाथ मिला रहा है? समझ में आई बात? राष्ट्रपति ने क्या कहा कि आपको कैसा लग रहा है जब आप राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे हैं? बच्चे ने क्या कहा कि आप बताओ आपको कैसा लग रहा है जब आने वाले टाइम का राष्ट्रपति आपसे हाथ मिला रहा है? और वो बच्चा पता आगे चल गया हुआ राष्ट्रपति बना बेटा। उसने बचपन में उस समय कॉलेज की लाइफ में डिसाइड कर लिया था ये करना है, तभी आज उसकी फोटो लगी हुई वहां पर। तो आप जो करना चाहते हो उसको खुली आंखों से देखो, करो बेटा, उसको महसूस करो, है ना, उसी की तरह व्यवहार करो। हमारा व्यवहार, हमारी जो बातें होती है ना वो तो भिखारियों जैसी होती है, और फिर राजा बनने की उम्मीद करते हैं, राजा की तरह व्यवहार करो। ऐसे ना किसी को दुखी देख के आपको थोड़ा दुख होना चाहिए कि ये है ना, ये बच्चा परेशान है, मुझे उसकी जो है ना कोई थोड़ी मदद हो सकती है कि मेरे से, या अगर ऐसी सोच होगी ना बेटा तो फिर आप राजा बनेंगे, 100% राजा बनेंगे। राजा का मतलब बहुत अच्छी जगह पे जाएंगे। और आप जो है ना बिल्कुल ऐसी है ना नेगेटिव हर बात में दिन में 1500 बार तो नहीं बोलते कि ये नहीं हो सकता, और वो तो हुआ ही नहीं रास्ते के, है ना, तो फिर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमेशा ना, मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं बेटा। 67 में जितनी नौकरियां थी ना उतनी आज है, 1967 वाली स्थिति आज है। आप बशर्ते कि उसके काबिल है, उसके लायक है, तो प्रिपेयर कीजिए बेटा मेंटली अपने आप को, और डिसाइड कीजिए किधर जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। रास्ते मिलते चले जाते हैं, आज तो बहुत रास्ते बेटा। आज तो आप हर चीज जो है ना बेटा टीचर से पूछ सकते हैं, और कहीं जो है ना कहीं सर्च कर सकते हैं, अखबार में देख सकते हैं, मैगजीन में देख सकते हैं, और भी कई चीजें। आज तो जो करना चाहते हैं उसके लिए 1000 चीजें हैं भाई। आज से हम 15-20 साल की दुनिया में जाए तो उस समय तो जैसे कोई आईएएस तो उसको पता नहीं होता कैसे बनना है, कहां तैयारी करनी है। आज तो हर चीज तैयार पड़ी है। तो कैरियर यही है बेटा, आप जीवन में जो करना चाहते हैं बेटा उसको डिसाइड कीजिए। सबकी अपनी अपनी सक्सेस, ये नहीं है कि कोई सक्सेस के अपने अपने मायने हैं बेटा। आपकी मम्मा इसलिए सक्सेस है क्योंकि वो आपको अच्छे से पाल रही है, आपको संस्कार दे रही है, वो उसका सक्सेस है मम्मा का। उसके लिए आईएएस बनना सक्सेस नहीं है। मैं ये सब बच्चे आईएएस या इस तरह से नहीं होते हैं, सबका अपना अपना पैमाना है बेटा। जो आप करना चाहते हैं ना जीवन में, पहले तो क्या करना चाहते हैं वो डिसाइड कीजिए, फिर उसके लिए आप उस दिशा में चलना शुरू कर दीजिए बेटा। उस दिशा में चलना शुरू कर दीजिए बस। जैसे आपने चलना शुरू किया ना वो ही सक्सेस है। अगर आपने चलना शुरू कर दिया तो 100%, जैसे मेरे दिमाग में बैठ गई वो सामने जो फोटो लगी हुई है ना उसको एक बार छू के आऊंगा, कोई रोक पाएगा मुझे? मान लेते हैं रोक लेंगे, सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे, नहीं जाने देंगे, सर को नहीं जाने देंगे, है ना। और मान लो नहीं जाने दिया तो छुट्टी कितने बजे होती है? उसके बाद हाथ लगाऊंगा उसको जाके। 4 बजे जाओगे आप या नहीं जाओगे बताओ? चलो मान लेते हैं आप 1 घंटे और रुके कि नहीं हाथ नहीं लगा देंगे आज, है ना, तो 5 बजे जाओगे, उसके बाद लगा दूंगा। मान लेते हैं आप 5 बजे भी नहीं गए, आप तो ना 8 बजे तक यही बैठे रहे उस दिन, तो सुबह 4 बजे जल्दी आके लगा दूंगा। फिर क्या कर लोगे? इसका मतलब जो करना चाहता है ना उसको कोई रोक नहीं सकता। जो जहां जाना चाहता है ना बेटा वो वहां जाएगा।
लेकिन जाने के बारे में सोचना जरूरी है। जिस समय मेरे दिमाग में आया ना उस तस्वीर को टच करना है, वो उसी समय टच हो गई, टच ही हो गई, वो टच ही होगी बेटा, क्योंकि मैं छोड़ूंगा नहीं, करके जाऊंगा टच। अभी अब आपको जाने के बाद में जो है ना हाथ लगा के जाऊंगा, राम मंदिर को प्रणाम करके जाऊंगा, करके जाऊंगा, करके जाऊंगा। कितना राम देखो अच्छा सा मंदिर बना हुआ है, उधर शंकर भगवान है साइड में, है ना, उनके 2 लगा के जाऊंगा तो जाऊंगा ही। क्यों? तो वो टच हो गई, मेरे दिमाग में आया ना मुझे टच करना है, टच हो गई। बाकी तो क्या है, टाइम लगेगा बेटा। तो जिस समय आपके दिमाग में आया ना मुझे ये करना है, ये बनना है, उसी समय आप बन गए बेटा। बाकी तो फिजिकल प्रोसेस है, उसमें टाइम लगेगा। कई बार कोई किसी में जो है ना जल्दी हो जाता है, वो सबका अपना अपना है, किसी में कम टाइम लगता है, किसी में ज्यादा लगता है, किसी में दिक्कतें कम आती है, किसी में ज्यादा आती है। मूंगफली और बादाम के छिलके को तोड़ने में अलग अलग ताकत लगानी पड़ती है। नहीं, बादाम पे भी छिलका आता है मूंगफली की तरह ही। कौन सा आसानी से टूटता है? मूंगफली आसानी टूटता है ना, तो निकलती है मूंगफली उसमें से, बात वही है। और बादाम वाले को तोड़ते हैं तो थोड़ा जोर लगता है, ज्यादा जोर से मारना पड़ता है ना। तो जितना जोर लगा रहे हो तो बात तो वही, उसमें निकलती भी तो बादाम ही है। मूंगफली और बादाम में भी तो डिफरेंस होता है ना, एक जैसी होती है? सेम एक ही भाव आती है क्या? एक तरह की न्यूट्रिशियस होती है क्या? किसको तोड़ने में कम ताकत लगानी पड़ी? तो चीज भी उसमें ज्यादा अच्छी नहीं निकली है, मूंगफली निकली है। और किसको तोड़ने में बहुत ताकत लगानी पड़ी? तो बादाम में आया भी तो बादाम है भाई साहब, नहीं क्या? तो वही बात है भाई, जिसकी जैसे आप जो डिसाइड करोगे। हो सकता है किसी ने आज डिसाइड किया कि मुझे कोई पटवारी बनना है। पटवारी छोटे आदमी नहीं होते, वो पटवारी से पहले बोल के बार पटवारी भाई, पटवारी की तैयारी करने चले गए, वो पटवारी नाराज हो जाएंगे, बोला हम कोई छोटे आदमी है क्या? पटवारी तो बहुत ताकतवर होते हैं, कम होते हैं पटवारी। और मैं किसी पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंपेरिजन कर रहा हूं। जैसे एक बार कहते हैं कि एक गांव था, वहां पर एक बुढ़िया माई रहती थी। कलेक्टर साहब का कोई शिविर लगा था, कलेक्टर साहब आए, बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा मेरा कोई काम है। कलेक्टर साहब ने एक साइन किया, काम हो गया। बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हुई, माँ बड़ी खुश हुई, दादी माँ। और दादी माँ ने कलेक्टर साहब को आशीर्वाद दिया कि हे बेटा, इस जन्म में तो तू जो भी अधिकारी है वो ठीक है, बट अगले जन्म में तू इससे भी बड़ा अधिकारी बने, भगवान करे तू पटवारी बन जाए। है ना? अब पटवारी और कलेक्टर में बहुत अंतर होता है पोस्ट के हिसाब से। पटवारी मतलब उसके लेवल, मैं फिर कह रहा हूं, मैं पटवारी को छोटा नहीं बता रहा हूं, बट कलेक्टर साहब के सामने वो बड़े नहीं है। तो कलेक्टर साहब का दिमाग खराब हो गया, बोला पटवारी माँ, बुढ़िया माई मेरे को आशीर्वाद दे रही है कि शराब दे रही है। तो उनका जो पीए था ना वो समझदार था, तो पीए ने कहा कि साहब इधर आओ, मैं बताता हूं आपको। बुढ़िया माई ने अपने जीवन में सबसे बड़ा अधिकारी पटवारी देखा है, और पटवारी से बड़ा इन्होंने देखा ही नहीं। तो उनको लगा कि पटवारी आपसे बड़े होंगे, इसलिए बुढ़िया माई ने तो आपको वरदान ही दिया है, श्राप नहीं दिया। वो जानती नहीं, इतना ही जानती बेचारी। पटवारी जी के लिए एक जोक भी कई बार सुनाता हूं। कहते हैं कि एक पटवारी जी के पीछे ना एक डोगी लग गया, कुत्ता। पटवारी जी दौड़ रहे, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ रहा है, अब वो छोड़ नहीं रहा पटवारी जी को। तो पटवारी जी परेशान हो गए, एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, नीचे बैठ गया। कुत्ता भी बोला आने दो, नीचे तो आएंगे ही। अब पटवारी ऊपर से चिल्ला रहे, पटवारी जी बोला कुत्ते, कुत्ता ही तो था नीचे, बोला कुत्ते अगर तो तेरे को पता लगता पटवारी क्या चीज होती है। तो पटवारी को परेशान कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि तेरे पास जमीन नहीं है। तो मैं ऐसे मजाक जस्ट एक बोल, तो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जोर कम आएगा। कलेक्टरी कर रहे हैं, जोर ज्यादा आएगा। आईएएस की कर रहे हैं तो, है ना, क्योंकि पटवारी की तैयारी करोगे जोर कम आएगा, तो बनेगा भी पटवारी। बात वही, वो मूंगफली और बादाम वाली बात ही। तो लेकिन डिसाइड तो करो करना क्या है, ये डिसाइड करना जरूरी बेटा। कैरियर में बनना क्या है, क्या करना है, बनना भी कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है सारे नहीं बने, हो सकता है किसी को इंडस्ट्री लगानी हो, किसी को और लगानी हो, किसी को पापा का काम ही जो पुश्तैनी है वो करना हो, लेकिन वो डिसाइड तो करे ना बेटा, और वो डिसाइड अभी होगा। ठीक है? तो कैरियर के बारे में शायद अपन ने काफी सारी बातें कर ली। एनवायरमेंट की बात है ना बेटा, एक चीज तो मान के चलना, एनवायरमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक चीज तो मान के चलना बेटा, इसकी कदर कम करते हैं जो हमें फ्री में मिलती है, आसानी से मिलती है। अभी जो कोरोना का टाइम आया था ना, तो ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट थी वो उस समय पता लगा था लोगों को। जब हॉस्पिटल में किसी के पापा जी एडमिट है, किसी की मम्मी या दादी जी एडमिट है, और वहां पर ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी चल रही है ना, वो तब पता लगा ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो आपका एनवायरमेंट है, जहां फ्री में पानी बरसात से आ रहा है या जमीन में से निकाल रहे हैं हम, या हवा ऑक्सीजन है, या दूसरी छाया है, या CO2 का लेवल,
है ना, कम है अभी। कितना CO2 का वातावरण में CO2 कितनी होती है, एनवायरमेंट में CO2 कितनी होती है बेटा? 0.03%। 0.03%, ये बुक्स में लिखा हुआ है। बाकी ओरिजिनल बताऊं कितनी होगी? 0.04%। अगर अब बढ़ेगी ना, ये अब बढ़ेगी तो बहुत खतरनाक है। चलो CO2 से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, अब आपको आता है तो बताओ, कोई बात नहीं बेटा, नहीं पढ़ा या नहीं आता तो। CO2 से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? अगर CO2 बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? जो ग्लेशियर है वो पिघलेगा और क्यों CO2 से ग्लेशियर कैसे पिघलेगा? अच्छा नहीं बता रही, अच्छा पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात बताइए। अगर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे ना, तो फिर ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? श्वसन में, रेस्पिरेशन, श्वसन का नाम सुना है? श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं पौधे? श्वसन में CO2। और कोई बच्चा बदल रहा हो? बैठ जाओ बेटा। अरे प्रकाश संश्लेषण में नहीं पूछ रहे, श्वसन में बेटा, श्वसन देखो इधर सारे बच्चे, श्वसन में दुनिया के चाहे पेड़ पौधे हो, गाय भैंस हो, कुत्ता बिल्ली हो, ऊंट हो, कोई भी हो, ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन में हमेशा क्या लेते हैं? पेड़ पौधे भी क्या लेते हैं? श्वसन में तो सभी लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। कभी कभी हो सकता है एक अनाज से श्वसन आता है, कभी पढ़ा हो आपने, वो बिना ऑक्सीजन के होता है, लेकिन CO2 उसमें भी नहीं ली जाती है। मतलब CO2 लेने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ रेस्पिरेशन में, चाहे कोई हो, चाहे वो माइक्रोब हो, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, है ना। हाँ, एरोबिक हो चाहे एनोरोबिक हो, CO2 तो लेगा ही नहीं। लेकिन श्वसन जितना होता है ना, उससे कहीं ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे, फोटोसिंथेसिस करते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण पढ़ा कभी? 6 सिलेंडर CO2, 6 बाल्टी पानी की, मतलब 6 CO2 + 6 H2O। हरे पौधे को दिया हो, है ना, आम 15 दिन में ले आओ। ऐसे बच्चे गाना गाते हैं, 6 सिलेंडर CO2, 6 बाल्टी पानी की, हरे पौधे को दे आओ, आम 15 दिन बाद ले आओ। लेकिन पेड़ आम का होना चाहिए, आंकड़ा के तो पाड्या लगे से। अगर वही पानी और CO2 पेड़ को दे दी तो, उसको आग के पेड़ को दे दिया तो उसको क्या लगा देगा? जानते हो, आग के भी आम जैसे फ्रूट आते हैं। हमारे तो उसको गाँव में पाड्डी बोलते हैं, आंकड़ा की पाड्डी, सुना क्या? है ना। और आम वैसा ही सेब का आम आता है। तो पेड़ किसको दिया उस पर डिपेंड करता है। मतलब कितनी बड़ी बात है, हरे पौधे कितने बड़ी मशीन है। आप दुनिया की मुझे एक ऐसी मशीन बता दो, आप एक ऐसी मशीन बता दो पेड़ पौधों के अलावा, जिसको सिर्फ बार ऐसे करके CO2 दे दी और पानी के छींटे मार दिए और उसने आम लगा दिए। ऐसी कोई मशीन बता दो, पेड़ों के अलावा कोई हो सकता है कैसा? पेड़ ही बेटा, ऐसे पेड़ ही है जो सिर्फ और सिर्फ CO2 और वाटर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो से आम लगा देते हैं, अमरूद लगा देते हैं, नींबू लगा देते हैं, पूरा पेड़ डेवलप हो जाता है। और ये CO2 ना, जैसे इस बिटिया ने बताया ना, CO2 का ज्यादा बढ़ना बन तो रही है, बढ़ना, ये अर्थ के चारों ओर, धरती के चारों ओर एक लेयर बनाता है। उस लेयर में क्या होती है? सूर्य की किरणें आ तो जाती है, वापस नहीं जा पाती। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव। किसी ने नाम सुना हो तो? सुना है? हरित ग्रह प्रभाव में क्या होता है? सूर्य की किरणें आ तो जाती है, बट वो टकरा के वापस नहीं जाती। जैसे कभी कोई गाड़ी खड़ी है, सर की गाड़ी खड़ी है बाहर, अभी सर बैठेंगे ना उसमें, अभी तो खैर ज्यादा इतनी गर्मी नहीं है, गर्मियों के टाइम में पता क्या होता है? जैसे आप गाड़ी खोल के अंदर जाओगे तो अंदर से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है वो, देखा कभी महसूस किया? बाहर से इतनी गर्म नहीं होती वो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो मिरर लगे हुए होते हैं जो धूप को आने तो देते हैं, लेकिन ग्लास है ना बेटा, ग्लास लगे होते हैं, मिरर अलग होता है। मिरर तो अपन मुंह देखने के लिए काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं, एक तरफ होता है उसमें आप एक आर पार नहीं जाती कोई चीज, है ना। नहीं, फिर भी ये इंटेलिजेंट बेटी है। ग्लास, कांच, उस कांच में से, गाड़ी के जो कांच है ना, उसमें से सूर्य किरणें अंदर आ तो जाती है, बट वो वापस नहीं जा पाती। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा भी है कि वापस क्यों नहीं जा पाती हो? कि उस आ तो गई, जिस चीज में से होके आ गई, फिर वापस उसमें से क्यों नहीं जा पा रही? अरे आ गई, लेकिन आने पर क्या हो गया, क्या खर्च हो गई उसकी? ऐसा है बेटा, जो आती है ना वो यूवी रेज या सिंपल रेज होती है, साधारण किरणें होती है, लेकिन वो धरती से जब टकरा के जाती है तो उनका नाम पड़ जाता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड नाम सुना कभी? क्या बोलते हैं, अवरक्त किरणें ऐसे बोलते हैं हिंदी में,
इंफ्रारेड किरणें नाम सुनाओ। अवकृत, हाँ ऐसे कुछ बोलते हो। अवरक्त विकिरणें सुना है क्या? वो सूर्य से नहीं निकलती है, वो धरती से निकलती है। सूर्य की किरणें टकराएगी तो जब आती है तब तो उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, वेवलेंथ कम होती है, और जो इंफ्रारेड बनती है ना उनकी ज्यादा होती है ना। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा वो एक भयंकर इफेक्ट है। इसके अलावा ओजोन का नाम सुना होगा। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है ना बेटा, ओजोन का कितना होता है? O3। ओजोन अच्छी चीज है, बुरी चीज है? अच्छी नहीं है ना। वो तब तक ही अच्छी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी क्लोरीन करती है, उसके भी क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, कार्बन भी है, क्लोरीन करती है, वो ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है। कहां से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? वेरी गुड बेटा। ये कौन सा बच्चा है? खड़ी हो बेटी, कौन सी क्लास की है? 12th क्लास में। एसी और फ्रीज से। बेटी के लिए जोरदार तालियां बेटा, वेरी गुड। एसी से बेटा, एसी से, फ्रीज से, या जो ये चलते हैं ना एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज, कभी देखना हवाई जहाज के पीछे पूरी एक लाइन सी बन जाती है सफेद सफेद से, देखिए बहुत ज्यादा पोल्यूटेड गैसेज होती है, प्रदूषित गैसें होती है बेटा उसके अंदर, वो बहुत नुकसान करती है। टीवी इसे आपके फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से, है ना, एसी से, गाड़ी से, हवाई जहाज से, इनसे निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और वो ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रही है, ओजोन में छेद बढ़ा रही है, ओजोन को खराब पतला कर रही है। उससे पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, और वो बहुत नुकसान करती है। तो 3 नुकसान हो गए, कौन कौन से? अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व की बढ़ती हुई गर्मी, और तीसरा क्या बताया? ओजोन को नष्ट करना। इसके अलावा भी बहुत सारे और है। एक धुंध बढ़ती है, स्मोक बढ़ती है बहुत खतरनाक। अभी देखना दीपावली के आसपास या इन दिनों में जो है ना, यूं धुआं सी रहती है, आप बाहर देखोगे तो दिखता है, विजिबिलिटी नहीं है, मतलब दिखता ही नहीं, दूर दूर तक धुआं, गैस सी इस तरह से हो रही है। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है, पेड़, बहुत जरूरी है। एक यूं कहे कि एक राष्ट्र का सेवा करने का ये भी एक तरीका है बेटा, कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करे, लोगों को समझाए, पेड़ लगाए, है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। तो आप लोग ना अब इसके बारे में ना लोगों को बताए बेटा, घर वालों को बताए कि पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड़ से जो है ना, बताए ही नहीं, खुद भी उसको यथार्थ करके दिखाए। इस बार हम लोगों ने ना वहां पे रोड के पास में 500 पेड़ लगाए हैं, 500, और उनको पानी भी डाल रहे हैं। आप कभी थोड़े दिनों बाद में, साल 2 साल में अगर जोबनेर की रोड पे जाओगे तो आपको ये पेड़ दिखेंगे साइड में बड़े बड़े, अभी तो थोड़े ज्यादा बड़े नहीं हो, इतने बड़े ही है ना। अभी 12 मई को माँ दुनिया छोड़ के चली गई थी, तो उनको श्रद्धांजलि देने के हिसाब से वो लगाए, मैंने कहा पेड़ लगाते हैं, और माँ को जो है ना परमानेंट दिमाग में, मेमोरी में, लोगों के मेमोरी में रखे। हम तो कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही सारी, माता पिता से बड़ा तो कोई होता ही नहीं बेटा दुनिया में, ये तो आप मान के चलना, ये तो मान के चलना बेटा, माता पिता से बड़ा धरती पे कोई होता ही नहीं है। माँ और पिता जैसा तो धरती पे ना तो कोई हो सकता है। दुनिया में 3 ही ऐसे लोग होते हैं जो आपकी परवाह करते हैं, माँ, पिता और गुरु। बाकी और कभी आपकी सक्सेस को पचा नहीं पाएंगे। और ये 3 ही लोग हैं जो आपको सफल देख के झूमने लग जाते हैं, है ना, बहुत अच्छा लगता है। जो बड़े खुश होते हैं कि मेरे बच्चे ने अच्छा किया, बाकी किसी को भी नहीं पचती है। मतलब फैमिली में भी, आपके पड़ोस में भी, आपके परिवार के भी लोग हैं, उनको भी नहीं पचती है आपकी सफलता, उनको भी नहीं पचेगी बेटा। केवल ये 3 ही लोग हैं जो झूमने लग जाते हैं। ये कभी आपका बुरा नहीं चाह सकते, कभी सोच भी नहीं सकते बेटा आपके बारे में गलत चीज, कभी गलत चीज दिमाग में आ भी नहीं सकती कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा स्टूडेंट जो है ना वो गलत हो जाए या अच्छा नहीं करे, वो कभी नहीं सोच सकते। कोई फोन आता है ना सर के पास या हमारे पास कि फला हमारा बच्चा जो है ना वो फला जगह चला गया आज, तो बड़ा ही एक फक्र सा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है ना। उसको बुलाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको जो है ना लाड करते हैं, है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी पापा से बड़ा धरती पे कोई हो ही नहीं सकता, ये तो मान के चलना। और गुरुजन जो है ना वो कभी आपका बुरा नहीं चाह सकते बेटा, गुरुजन से बड़ा भी कोई नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मम्मी पापा गुरुजन ये सारे जो है ना जीवन के बड़े अहम किरदार है, जो जीवन को किस दिशा में ले जाना है उसमें इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन, बड़ा योगदान होता है। इसलिए मम्मी पापा के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनको गर्व कराने के लिए, क्योंकि वो लगातार ना बड़े होते जा रहे बेटा,
अभी तो यूं भी कह सकते थोड़े दिनों में बूढ़े होते जा रहे हैं, इसी स्टेज में आएंगे वो, और हम लोग ना बड़े होते जा रहे हैं। अगर हम लोगों ने इस समय अच्छा नहीं किया, चाहे वो पढ़ाई को लेके है, कैरियर को लेके है, पर्यावरण को लेके है, तो हमें उसका खामियाजा ना आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा बेटा। और हमें नहीं, हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए पर्यावरण के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जितना बेहतरीन कर सकते हो उतना बेहतरीन करो। और सबसे बढ़िया बात है कि अच्छे इंसान बनो बेटा, बहुत अच्छे संस्कार दो, दुनिया के लिए उदाहरण बनो। कोई अगर एक भी बच्चा आप जैसा, आपकी तरह बनने की कोशिश करेगा ना लाइफ में, कि मुझे उस भैया की या दीदी की तरह बनना है, तो मान लेना कि जीवन सफल है। जैसे ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहेंगे पापा जैसा ना, मुझे पापा जैसा नहीं बनना, नहीं बनना मुझे ऐसे पापा जैसे, पापा तो पता नहीं ऐसे, मैं तो वो करूंगा, है ना। तो आपको देख के कोई एक भी अगर अपने जीवन का रास्ता आपकी तरफ कर ले या आपके जैसा बनने की कोशिश कर ले, तो मान लेना कि आपका जीवन सार्थक है। तो और बताना है काफी रहेगा, है ना। अच्छा करना कुल मिला के बेटा ना, बहुत अच्छा करना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में आके। और कोई बात कोई और कोई रह गई हो, कोई कहना हो, छूट गई हो, है ना। तो अच्छा करना है बेटा। इस जीवन को ईश्वर ने पता नहीं कितने, कहते हैं ना, कितने जन्म लेने के बाद आदमी इंसान बनता है ना। हमारे तो, हाँ, हमारे धर्म में तो 84 करोड़ कहते हैं, 84 करोड़ योनि भुगतने के बाद आदमी इंसान बनता है। और फिर भी वो जानवर की तरह जी के चला जाए उस जिंदगी को, धिक्कार, फिर बेकार बेटा। हर हाल में बेहतरीन करना बेटा। ये सारे गुरुजन जो एक एक पैर पे खड़े रह के दिन दिन भर बेटा आपको पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, इनके प्लस अपने मम्मी पापा जो रात दिन बेटा आपके ही भले के बारे में सोचते हैं, 24 घंटे वो आपके भले के बारे में सोचते हैं बेटा। आपके मम्मी पापा, ये मान के चलना, उनके लिए ईश्वर कभी चुनना पड़े ना भाई, एक तरफ भगवान खड़े हैं, एक तरफ बच्चे बच्ची खड़े हैं, वो भगवान को साइड में कर देंगे, इधर चल, आ जाओ बेटा, इधर आ जा। इतना डेडिकेटेड हो आपके लिए, इतना समर्पित है बेटा आपके लिए। 24 घंटे आपकी सफलता के लिए दुआएं मांगते हैं परमपिता परमेश्वर से। कहीं जाएंगे तो एक ही बात बोलते हैं, मेरा बेटा या बेटी जो है ना, वो जीवन में अच्छा कर जाए, बहुत अच्छा कर जाए। ऐसा केवल मम्मी पापा कर सकते हैं बेटा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और सबको बेटा बेस्ट ऑफ लक। जीवन में आप आगे बढ़ते रहे, अच्छा करते रहे, दुनिया के लिए एक मिसाल बने, दुनिया के लिए एक बेहतरीन इंसान बने, आपको देख के दुनिया मोटिवेट हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद बेटा। एक गुरु का ही हो सकता है। अभी भी जो बात कही वो बड़े गहरे, मैं समझ रहा था इनके दिल के बात। ये आपसे आग्रह कर रहे थे कि वास्तव में आप प्रगति करें और अच्छा बने। और ये शब्द केवल ऐसे नहीं कि मुंह से निकल रहे, मैं महसूस कर सकता था कि वो शब्द गहराई से निकल रहे थे, दिल से निकल रहे थे, अनुभव वही। और इसीलिए बार बार आपको प्रेशराइज कर रहे थे कि भाई ऐसा, और प्रयास किया कि बहुत कुछ बता दे, सब कुछ बता दे, सब कुछ न्योछावर कर दे। ऐसे बात है, जोरदार तालियां इनके लिए। के लिए दो बात कहूंगा मैं, कि किताब में लिखी बात भी अक्सर गलत हो जाती है। किताब में लिखी बात भी अक्सर गलत हो जाती है, लेकिन मानसिक चेतना, ऐसे समय में किताब में लिखी बात भी अक्सर गलत हो जाती है, ऐसे में मानसिक चेतना ही सही राह दिखाती है। सही बात। आगे जो बताया उनको सार में बता रहा हूँ, इन्होंने काफी कुछ बातें बताई, लेकिन सार में आप ध्यान से सुन जाइए। इंसान तेरी कीमत तेरे हाथ में है। इंसान तेरी कीमत तेरे हाथ में है। तू चाहे तो इसे कोडियों में गंवा दे, तू चाहे तो इसे कोडियों में गंवा दे, और तू चाहे तो इसे अमूल्य बना दे। तार्किक क्षमताओं को यदि जागृत करोगे, सर ने कहा तर्क शक्ति को जगाओ, तार्किक क्षमताओं को यदि जागृत करोगे तो ज्ञान की नई इबारत गढ़ोगे, ज्ञान की नई इबारत गढ़ोगे। आगे उन्होंने शब्द बहुत कुछ कहते हैं, शब्द आप जो शब्दों पर ध्यान नहीं देते, कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है, पर गुरुमुख से निकले शब्द परम ब्रह्म है। शब्द ही ब्रह्म है, पर
सारे शब्द परम ब्रह्म है। जो शब्दों के महत्व को जान जाते हैं वही ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। आगे जो कहा कि बच्चे समाज और देश की अमूल्य धरोहर है। बच्चे समाज और देश की अमूल्य धरोहर है। ज्ञान की सतत श्रृंखला से ही मिलती सोहर है। ज्ञान की सतत श्रृंखला से ही मिलती सोहर है। आगे जो इन्होंने दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया, और जो वास्तविक उदाहरण दिया कि इसकी खुशबू से ही रिक्शे वाले का बेटा भी बदल गया। इसकी खुशबू से ही, इसकी ज्ञान की, इसकी खुशबू से ही रिक्शा वाले का बेटा भी बदल गया। संवेदना, संघर्ष और ज्ञान की त्रिवेणी से आईएएस बन गया। जोरदार लिखते सर तो। पिता माता और बहन का त्याग एक भाई का जीवन बदल गया। पिता माता और बहन का त्याग एक भाई का जीवन बना गया। और अभावग्रस्त गरीब बच्चे को भी एक नया राह दिखा गया। आपको भी एक नया राह दिखा गया। आगे इन्होंने बात कही मोबाइल की। तो मोबाइल एक अति संवेदनशील औजार है। बम है। मोबाइल एक अति संवेदनशील बम है। उपयोग करने का तरीका जानना बहुत जरूरी है। उपयोग करने का तरीका जानना बहुत जरूरी है। सही उपयोग करोगे तो जीवन संवार देगा। सही उपयोग करोगे जीवन संवार देगा, और गलत उपयोग करने पर जीवन को पटरी से उतार देगा। आगे जो बात कही, इरादे नेक हो और इरादे पक्के हो। इरादे नेक हो और इरादे पक्के हो तो राहें मिल ही जाती हैं। इरादे नेक हो और इरादे पक्के हो तो राह मिल ही जाती है, और पक्की इरादों से राहों पर निकल पड़े तो मंजिल मिल ही जाती है। नकारात्मकता को जीवन से निकालो। जो भी नकारात्मकता की बातें करता है ना, उनके पास में मत पड़ो। ये सीधी सी बात, अन्यथा तो आपको अधोगति में ले जाएंगे। नकारात्मकता को जीवन से निकाल दो और सकारात्मकता की धार को अपने जीवन में उतार लो, तो कैरियर की नई बुलंदियों को छुओगे। और आपने आकर जो अमृतमय ज्ञान दिया तो जीवन को आप कौन सब्जेक्ट हिला दिया सर ने तो तगड़े वाला ना। कितना जल्दी बनाया इसको, ये कितनी बड़ी बात है। तो मैं प्रिंसिपल साहब से पूछ रहा हूँ, सर कौन से सब्जेक्ट के है? कौन से सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस के। बहुत ही जोरदार बनाया, तगड़ा। सर के लिए जोरदार ताली बजाओ, बहुत ही सुपर। मेरे अंतर्मन को उत्साहित करने के लिए, नहीं जोरदार ही सर, तगड़ा। प्रेरणा देने के लिए धन्यवाद। जोरदार इनके लिए ताली। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पंचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट जेईई, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR JET BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 9001001314।